मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉरलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 391 से 400। नहीं, चिंता मत करो, मेरे पास बेहतर योजनाएं हैं। लेलिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा मुझे अभी भी यहाँ कुछ चीजें निपटानी हैं। कुबलर का दिल चिंता से भर गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका प्रभु अगले चक्र के लिए 100 वर्ष तक प्रतीक्षा करेगा। मैनकेस्ट्रे ब्लडलाइन वॉरलॉक जैसे योद्धाओं का जीवन काल लंबा नहीं था। वह अधिक से अधिक 2 या 300 वर्ष तक जीवित रह सकता था। उनके लिए 100 वर्ष उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन कुबलर ने उस आदमी की ओर देखा जिसकी वह अब सेवा कर रहा था। एक जागीरदार के रूप में प्रभु का निर्णय अंतिम होता है, इसलिए वह फूट फूट कर हंसने के अलावा और क्या कर सकते थे। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। यहाँ रहें और लावा प्रवाह डेटा की निगरानी करें और हमारे गुप्त छापों का उपयोग करके समय समय पर मुझसे संपर्क करें। इस बीच यहाँ मौजूद विशेष चट्टानों का उपयोग करके इनमें से एक बनाए। आपको बस इस ब्लूप्रिंट का पालन करना है। लेलिन की आंखों में एक चमकदार नीली रोशनी चमक उठी। डिजाइन बनाने और उसे क्रिस्टल बॉल में अंकित करने में उसे बस एक क्षण लगा। इसे प्राप्त करते ही कुबलर के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और उसने सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया। जी महाराज। ठीक है। आदेश दिए जाने के कुछ ही क्षण बाद लेलिन एक काले रंग की आकृति में बदल गया और गायब हो गया। एक काली लकीर आसमान को चीरती हुई हवा के साथ घर्षण पैदा कर रही थी और पीछे कान फाड़ देने वाली चीख छोड़ रही थी। यदि उसके पास तैयारी के लिए समय था भी तो वह खत्म होता जा रहा था, इसलिए इसका अधिकतम लाभ उठाना महत्वपूर्ण था। नेचर्स एलायंस, उत्तरी ट्वाइलाइट जोन। सेलिन एक विशाल और शानदार कार्यालय की मेज के पीछे बैठी थी और आलस से अपने शरीर को फैला रही थी, जिससे उसके सुंदर शरीर के उभार दिख रहे थे। यद्यपि प्रतिदिन कष्टप्रद सुधार कार्य और कार्यालय के काम करना बहुत कष्टकारी था, फिर भी उसे ये थका देने वाला काम आनंददायक लगता था। इससे उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका उत्साह से कांप उठी और यहाँ तक कि उसके अंदर हल्की नमी भी आ गई हर बार जब वह सोचती कि कागज पर लिखा गया उसका प्रत्येक शब्द, यहाँ तक कि उसका बोला गया प्रत्येक वाक्य असंख्य अनुयायियों और यहाँ तक कि जादूगरों के भाग्य में बड़ा अंतर ला देगा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि यहाँ मेरी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सेलिन ने अपने सपाट और चिकने पेट पर नजर डाली। उसके चेहरे पर एक अनिच्छुक भाव था। क्या गलत? क्या तुम अभी भी यह शिकायत कर रही हो कि तुम गर्भवती नहीं हो? अचानक कार्यालय के अंदर से एक युवक की आवाज सुनाई दी। दीप्तिमान संरक्षक। जब अन्य महिला मैगी और कार्यालय प्रशासकों ने लेलिन को देखा तो वे अपनी आंखों में उत्साह को रोक नहीं सके। जब वे झुकने के लिए दौड़े तो फाइलें पलट दी गईं और चाय के कप छलकने लगे। ममम, लेलिन ने सिर हिलाकर और हाथ हिलाकर कहा। सेलिन को छोड़कर सभी मैगी पूरी तरह से चुप होकर तुरंत कार्यालय से बाहर चले गए। हाँ, सेलिन ने बिना किसी डर के लेलिन की आंखों में देखा। यद्यपि इस अत्यंत सुंदर व्यक्ति की मानसिक स्थिति काफी अच्छी थी, परंतु उसका पहनावा कुछ धूल धूसरित और गंदा था। क्या ये जल्दबाजी और घबराहट का नतीजा हो सकता है? एक सतर्क और चौकस महिला के रूप में सेलिन को तुरंत यह एहसास हो गया। लेलिन, आप इस समय ट्वाइलाइट जोन के शिखर पर खड़े हैं। एक कदम और आप इसकी संपूर्णता को एक मैगस साम्राज्य में बदल सकते हैं और इसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ा सकते हैं। सेलिन की आवाज में उत्साह और भ्रम का मिश्रण था। एक बच्चा। आपको बस एक बच्चे की जरूरत है, आपकी शक्ति का उत्तराधिकारी। लेलिन को गले लगाते समय उसकी आंखें धुंधली हो गईं। यदि यह अतीत की बात होती तो लेलिन निश्चित रूप से उससे इस पर बहस करने में संकोच नहीं करता। लेकिन अब सेलिन ने लेलिन की आंखों में शांति देखी, एक पुराने कुएं के शांत पानी की तरह शांति। सेलिन को एक एहसास हुआ जिससे वह तुरंत ही अत्यधिक भय में डूब गई। जिस दिन वह लेलिन का स्नेह खो देगी, वह दिन वह सब कुछ खो देगी। यही कारण था कि वह लेलिन के बच्चे को जन्म देने की प्रबल इच्छा रखती थी। जब वह अपने स्नेह को दर्शाने का कोई तरीका सोचने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेलिन के अगले शब्दों ने उसे रसातल में धकेल दिया। मुझे जाना है। आप जा रहे हैं? सेलिन को थोड़ा चक्कर आ रहा था। कहाँ? मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ। ट्वाइलाइट जोन छोड़कर। लेलिन हर शब्द पर रुकता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सेलिन को सब कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। क्या तुम पागल हो? आप ये स्थान क्यों छोड़ना चाहते हैं? तुम यहाँ के राजा हो। तुम मेरे सूर्य और मेरे सितारे हो। तुम मेरे सब कुछ हो। लेलिन के चले जाने के बाद क्या होगा? यदि वह अपने शब्दों पर अमल करता तो क्या हो सकता था? इस बारे में सोचने मात्र से ही सेलिन अत्यधिक भयभीत हो जाती थी। उसने लेलिन को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। और फिर भी लेलिन ने क्रूरता से उसे दूर धकेल दिया। उसका हाथ स्टील की तरह ठंडा था।
सेलिन शांत हो गई और भावनाहीन लेलिन को देखने लगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं वास्तव में ट्वाइलाइट जोन का जादूगर भी नहीं हूं, ये सब एक दुर्घटना थी, लेलिन ने धीरे से कहा। उसके इतिहास के बारे में इतनी सारी बातचीत और जांच के बाद इस महिला ने शायद पहले ही बहुत कुछ अनुमान लगा लिया होगा। निश्चित रूप से सेलिन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं मैगस दुनिया के शिखर की तलाश में हूं। ऊपर से विभिन्न दुनियाओं का दृश्य सबसे सुंदर दृश्य होगा जिसकी कोई भी उम्मीद कर सकता है। इसलिए मैं आगे बढ़ना नहीं रोक सकता। मुझे तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता। मुझे विश्वास है कि आप भी इसे समझ सकते हैं। लेलिन ने सेलिन की आंखों की गहराई में देखा। इस समय तक सेलिन पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। या यूं कहें कि क्या ये सब पहले सिर्फ एक नाटक था? लेलिन के विचार यहीं रुक गए क्योंकि वह मन ही मन थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। मैं करता हूं। मुझे हमेशा से पता था कि जब ये जगह आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगी तो आप यहां से चले जाएंगे। मैं ये पूरी तरह से समझती हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा अलगाव इतनी जल्दी या इस तरह होगा। सेलिन अपने बिखरे बालों में कंघी करते हुए जोर से हंसने लगी। वह अपने बिखरे बालों में कंघी करते हुए कड़वी आवाज में बोली, भाग्य अप्रत्याशित है। लेलिन ने मध्य महाद्वीप के बारे में खबर छिपाने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने उचित व्यवस्था भी कर ली है। क्या व्यवस्था? मैं अन्य जातियों और रैंक 2 मैगी को नियंत्रण में नहीं रख सकता। मैं भी आपकी मदद से शीर्ष तक पहुंचा हूं। मैं केवल रैंक 1 का जादूगर हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी वे सुनेंगे। सेलिन वास्तव में बहुत यथार्थवादी थी और उसने लेलिन के जाने की वास्तविकता को पहले ही स्वीकार कर लिया था और वह पहले से ही अपने भविष्य की योजना बना रही थी। तारांकन स्विश। तारांकन। लेलिन ने अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की एक काली किरण खिड़की से होकर शिक्षण खंड के सामने चौक में स्थित विशाल काले पत्थर की मूर्ति पर जा गिरी। तारांकन धड़। तारांकन मूर्ति कांपने लगी और शीर्ष पर प्रकाश की एक पतली दीवार टिमटिमाने लगी। मैंने इस मूर्ति पर अपनी कुछ आभा छोड़ी है। जब तक मेरा मुख्य शरीर नहीं मरता, प्रकाश की यह बाधा कभी नहीं छटेगी। इस रैंक 3 मैगस की निवारक क्षमता पर विश्वास रखें और आप अभी भी बहुत लंबे समय तक जारी रख पाएंगे। इस बात का स्पष्ट संकेत होने के अलावा कि वह जीवित है या मृत, इस आभा में और कुछ भी उपयोगी नहीं था। लेकिन जब तक ट्वाइलाइट जोन के मैगी को पता रहेगा कि लेलिन अभी भी कहीं जीवित है, वह उनके लिए एक भयानक बाधा बना रहेगा। और यह इस बात का आश्वासन देने का एक तरीका था कि जो संबंध और शक्ति वह पीछे छोड़ गए थे, वे अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, और क्या? सेलिन की आवाज में अंततः कुछ आशा झलकी। लेलिन ने उसे कुछ अच्छे सफेद क्रिस्टल चिप्स दिए। ये कुछ आत्मा स्रोत हैं जिन्हें मैं नियंत्रित करता हूँ, इरेंट गोगो और कुछ रैंक 2 मैगी। जब तक वे आपके हाथों में हैं, तब तक ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब वे आपको धोखा देंगे। ये मागी प्रकृति गठबंधन की मुख्य शक्ति थे। वास्तव में, जब तक सेलिन उन पर नियंत्रण रखती, नेचर एलायंस की संपूर्णता उसके हेरफेर के अधीन रहती। जब तक कोई आंतरिक संघर्ष नहीं था, नेचर एलायंस पूरे ट्वाइलाइट जोन में सबसे शक्तिशाली था। भले ही लेलिन अचानक गायब हो जाए और हलचल मच जाए, लेकिन इससे नेचर एलायंस पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। आखिरकार, यह अभी भी लेलिन की बैकअप योजना थी। उसके पास अभी भी बर्फीले विश्व के खजाने थे जिनकी खुदाई की जानी थी और वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। यही कारण था कि लेलिन विशेष रूप से तैयारी के लिए वापस आया। सेलिन स्वयं उसके लौटने के लिए कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं थी। इसके अलावा, जब मैं गायब हो जाऊंगा, तो आप आसानी से ये दावा कर सकते हैं कि मैं अनुसंधान के लिए किसी गुप्त स्थान पर चला गया हूं। वैसे भी, उच्च पदस्थ मैगी के लिए अनुसंधान पर 1 दशक खर्च करना आम बात है ना? ठीक है, अलविदा, लेलिन ने अंततः कहा और चला गया। ये कुछ वैसा ही था जैसे एक दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति हर सुबह जाने से पहले व्यवहार करता है। लेलिन कुछ शब्द कहने के बाद वहां से चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह कहीं दूर जाने वाला हो। किसी भी मामले में, लेलिन ने पहले ही सेलिन को देख लिया था कि वह कौन थी। एक ऐसी महिला जिसका दिल कभी भी सचमुच नहीं हिलेगा। वह केवल गणना करने वाली और सत्ता की भूखी थी। आत्मा के स्रोतों को थामे हुए उसके दबे हुए उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अंदर से पहले से ही आनंदित हो रही होगी। पकड़ना। क्या यह आखिरी बार नहीं होगा? मैंने जो पहले कहा था वह सच था। मैं आपकी रक्त वंशावली का ध्यान रखूंगा और उन्हें अगली पीढ़ी का संरक्षक बनाऊंगा। सेलिन ने अपना निचला होंठ काटा। मुझे माफ करें, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेलिन का आकार प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया और वह मध्य हवा में उछलकर एक चमक में क्षितिज में गायब हो गया। लेलिन सेलिन की योजनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उच्च स्तरीय मैगी की वंशावली मिलना कठिन था। इसके अलावा, उन्होंने अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रगति की। सेलिन को लगा कि उसका वंश किसी प्राचीन, डरावने प्राणी से आया है। इसलिए, वह चाहती थी कि वह अपने कुछ बीज पीछे छोड़ दे। वास्तव में, लेलिन अब पहली पीढ़ी का ब्लडलाइन वॉरलॉक था।
उनके द्वारा छोड़े गए रक्त वंशज भी कैमोइन के रक्त वंश के होंगे और स्वाभाविक रूप से वे वॉरलॉक होंगे। थोड़े से पोषण से वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन लेलिन ऐसा क्यों करेगा? यहाँ तक कि जब उसने पहले भी कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे, तब भी उसने गुप्त रूप से अपने स्राव को नियंत्रित किया था और यह सुनिश्चित किया था कि वह अपने पीछे कोई संतान न छोड़े। लेलिन के चले जाने पर सेलिन के हाथों में खनक की आवाज हुई और पीछे एक नाजुक सोने के कप के अवशेष रह गए। उसे हमेशा अपने आकर्षण और ज्ञान पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि लेलिन को उसके प्रति थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। इससे उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। लेकिन एक बार फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपनी हथेलियों में मौजूद बड़ी संख्या में आत्मा के स्रोतों को देखा। अब जब लेलिन चला गया था तो प्रकृति के गठबंधन की शक्ति वास्तव में उसके हाथों में थी। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और उसका चेहरा लाल हो गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा लेलिन ने भविष्यवाणी की थी। सेलिन के नेतृत्व में नेचर्स अलायंस स्वाभाविक रूप से मजबूत हो गया। हालांकि लेलिन की अनुपस्थिति के बाद 10 वर्षों तक ट्वाइलाइट जोन में अशांति रही, फिर भी इसे नियंत्रित कर लिया गया। ये भी लेलिन द्वारा सत्ता के भूखे ट्वाइलाइट जोन मैगी और अन्य जातियों की प्रमुख शक्तियों को अपने अधीन करने से संबंधित था। धीरे धीरे दीप्तिमान संरक्षक लेलिन की कहानियां एक किंवदंती में बदल गईं। जहां तक लेलिन का सवाल है तो उसके लिए एक नई यात्रा अभी शुरू हो रही थी। मैग्मा उबड़ खाबड़ समुद्र में पानी की तरह उछल रहा था, जिससे गर्म लहरें निकल रही थीं, जो नीचे छिपी अविश्वसनीय शक्ति का संकेत थीं। इसके मध्य में सुनहरे तरल पदार्थ की एक परत बिछी थी, मानो झील के भीतर एक झील हो। हालांकि ये शानदार चादर मैगी के कदमों को रोक सकती थी। लावा के ऊपर एक विशाल मार्ग था, जिसमें से कभी कभी छोटी छोटी आवाजें आती रहती थीं। इस मार्ग के चारों ओर की चट्टान बहुत कठोर थी और कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ जाती है। तारांकन स्विश। तारांकन झील के किनारे एक छाया आकृति प्रकट हुई। प्रकाश बिखरने पर एक बहुत ही युवा मैगस दिखाई दिया, जिसके लंबे काले बाल लापरवाही से बंधे हुए थे और उसकी त्वचा अच्छी और चिकनी थी। उसका सुंदर चेहरा एक शासक की गरिमा से भरा हुआ था। यह स्वाभाविक रूप से लेलिन था, लेकिन उसका लबादा इस समय थोड़ा धूल भरा हुआ था। जल्दबाजी में की गई इस यात्रा ने उसे थका दिया था। मेरे नाथ, एक मध्यम आयु वर्ग के कांस्य त्वचा वाले जादूगर ने सलामी दी। क्या आपका काम समाप्त हो गया? लेलिन ने सहजता से पूछा। हाँ, कृपया मेरा पीछा करें। कुबल लेलिन को झील के पास खोदे गए गड्ढे के पास ले गया। बीच में एक विशाल गेंद पड़ी थी। वह काली गेंद पत्थर की बनी हुई लग रही थी, उसकी सतह चमकदार काले रंग की थी। गेंद के एक ओर एक दरवाजा था जिससे पता चलता था कि वह खोखला था। आपके ब्लूप्रिंट और आदेश के अनुसार सभी भागों को केंद्रीय मैग्मा के उच्च तापमान को सहन करने के लिए इस कायांतरित चट्टान की सबसे कठोर परत से बनाया गया था। जोड़ों को रून द्वारा भी मजबूत किया गया था। वह एक वफादार सेवक की तरह लेलिन के साथ काम करता रहा। उन्होंने चट्टान को इकट्ठा करने और उसे आकार देने में आने वाली कठिनाई का उल्लेख तक नहीं किया। अच्छा काम। लेलिन ने आश्चर्य से गेंद के अंदर मौजूद रनों को देखते हुए सिर हिलाया। यह मैनकेस्ट्रे वंश का वॉलॉक की मियागिरी में उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक अच्छा था। नहीं, मुझे अपने स्वामी की सेवा करने में आनंद आता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कुबल ने अपने हाथों को छाती के सामने रखकर विनम्रतापूर्वक सलामी दी। उच्च वंश वाले मैगी के सामने इस प्रकार का सम्मान अपेक्षित था। कुबल को ओरोबोरोस कबीले में रहते हुए इसकी आदत हो गई थी। लावा झील हाल ही में अधिक सक्रिय हो रही है। मुझे डर है कि इसका मतलब यह है कि यह फटने वाला है। उस समय यह स्थान लावा से भर गया होगा, जिससे पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया होगा। कुबल यहाँ तब आए थे जब ज्वालामुखी निष्क्रिय था और तब भी उन्हें भयंकर जलन का सामना करना पड़ा था। इससे वह लावा से भयभीत हो गया था। यद्यपि वह अपने स्वामी की योजना के अनुसार चला, फिर भी वह चिंतित था। हालांकि नौकर को अंतिम निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। वह केवल सुझाव दे सकता था और उसे अपने स्वामी के आदेशों का पालन करना होता था। मैं समझता हूँ। विस्फोट 1 घंटे और 23 मिनट में होगा। अपने आप को तैयार करें। विस्फोट का निरीक्षण और पूर्वानुमान करने की एआई चिप की क्षमता के कारण लेलिन को कुबल की तुलना में विस्फोट का समय बेहतर पता था। उन्होंने ये योजना अपने एआई चिप की गणना के आधार पर चलाई थी और इसकी सफलता दर 90% से अधिक थी। अगर ऐसा नहीं है तो वह अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? 1 घंटे से भी अधिक समय बाद एक काली गेंद लाल लावा पर इस तरह तैर रही थी मानो वह पानी में हो। कुबल लेलिन के साथ अंदर बैठा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जादुई पर्दे से बाहर लावा को देखते हुए वह हकलाते हुए बोला, मेरे हे प्रभु, ये योजना बहुत खतरनाक है। एक बार गेंद कुचल दी गई तो वे अंतहीन लावा द्वारा निगल लिए जाएंगे। भले ही वह एक जादूगर था, लेकिन इस तरह की भयावह मौत से वह कांप उठता था। शांत हो जाएं। लेलिन शांति से बाहर लावा को देख रहा था।
तारांकन ब्लब। लावा अपने उबलने के बिंदु पर पहुंच गया था और पूरी गुफा कांपने लगी, दीवारों से धूल गिरने लगी। बीप। विस्फोट 10, 9, 8 में होगा। एआई चिप ने अंतिम उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। अब लेलिन की आंखें चमक उठीं और रैंक 3 मैगस की भयानक ताकत सामने आ गई। जमाना। अपने हाथों को केंद्र में रखकर दीवारों पर गहरे नीले रंग की बर्फ की परत फैला दी। ये घटना शीघ्र ही बाहर तक फैल गई और गेंद बर्फ से ढक गई, जिससे दरार जैसी आवाजें गूंजने लगीं। ये बर्फ इतनी ठंडी थी कि उबलता लावा भी इसे पिघला नहीं सका। दोनों सतहों के संपर्क में आने पर सफेद वाष्प उत्पन्न हुई। इससे हमें कुछ समय मिल सकता है, लेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर एआई चिप की स्क्रीन पर देखा। 3, 2, 1। महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच गया। तारांकन धमाका। तारांकन एआई चिप के संकेत के साथ लेलिन और कुबलर ने गेंद को घेरते हुए झटके महसूस किए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी भयानक प्राचीन राक्षस के शरीर में प्रवेश कर लिया हो और वह राक्षस भयंकर गर्जना के साथ जाग उठा हो। आह! कुबलर डर के मारे चिल्लाने लगा, उसके हाथ इधर उधर हिल रहे थे और वह पकड़ने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने एक ऐसा बल महसूस किया जो ब्रह्मांड के विस्फोट से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि एक विशाल आवेग चट्टान के निचले भाग से टकराया था। लावा एक ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ रहा था, सिवाय इसके कि इस ड्रैगन के सामने एक छोटा सा पत्थर का गोला था। लावा ने उन्हें घेर लिया और मार्ग में घुस गया। गेंद लगातार हिल रही थी क्योंकि वह एक के बाद एक दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन कुबलर को सबसे ज्यादा डर गेंद के उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा। जैसे ही गेंद रॉकेट की तरह ऊपर की ओर बढ़ी, अंदर मौजूद दोनों खिलाड़ियों को समान रूप से बड़े गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना पड़ा। तीव्र बल ने कुबलर की त्वचा को खींचा, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे चींटियों ने उसे काट लिया हो। दर्द के कारण वह मेढक की तरह जमीन पर लेट गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि यदि वह एक मजबूत शरीर वाला जादूगर न होता तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। धमाके जैसी आवाजें आने लगीं और कंपन जारी रहा। प्रकृति की भयावह शक्ति ने कुबलर को एक छोटी चींटी जैसा महसूस कराया। अब वह केवल प्रार्थना कर सकता था, इस पीड़ा से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करना कि यह पत्थर का गोला टिक जाए। धमाकों और विस्फोटकों की आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं। यह एक विशाल ज्वालामुखी श्रृंखला थी और आज इसके केंद्रीय ज्वालामुखी में विस्फोट के लिए पर्याप्त दबाव जमा हो गया था। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया, जिससे भूरे बादलों का एक समुद्र बन गया, जिसने आसपास के इलाकों को अंधेरे में ढक दिया। लावा की धाराएं पहाड़ी ढलानों से नीचे बह रही थीं, जो मांस पर धमनियों की तरह दिख रही थीं। तारांकन धमाका। तारांकन अंततः एक बड़े विस्फोट के साथ, जिससे भूकंप आया, ज्वालामुखी फट गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए हों और दुनिया बर्बाद हो गई हो। सोने से युक्त लाल लावा आकाश में फूट पड़ा और असंख्य अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गया जो हर दिशा में उड़ने लगे। आग भड़क उठी और धरती कांपने लगी, तथा विस्फोट भी हुए। ये सर्वनाश जैसा था। इस भयानक लावा के बीच अनेक चट्टानें थीं। पहाड़ जितने बड़े पत्थर बहुत जोर से जमीन पर गिरे, जिससे नीचे की धरती फट गई और आसपास की हर चीज नष्ट हो गई। तारांकन धमाका। तारांकन आकाश में अनगिनत पत्थरों के बीच एक पत्थर था जिसका आकार विशेष रूप से नियमित था। ये पत्थर का गोला जमीन पर फैल गया और अपने पीछे जले हुए काले रंग का एक लंबा निशान छोड़ गया। गेंद की सतह अभी भी लाल थी, मानो वह किसी भी क्षण पिघल जाएगी। गेंद जल्द ही टूटने लगी और एक हिस्सा जोर से उछलकर दूर जा गिरा, जिससे अंदर का हिस्सा खोखला दिखाई देने लगा। तो यह मध्य महाद्वीप है। लेलिन गेंद से बाहर आया और उसकी सांस आग जितनी गर्म थी। आसपास के नारकीय दृश्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बजाय वह आनंददायक प्रत्याशा से भरा हुआ था। मध्य महाद्वीप, मैं यहाँ आ रहा हूँ। वह मन ही मन बुदबुदाया। कुबलर को खांसते हुए धीरे धीरे गेंद से बाहर निकलने में कुछ समय लगा। उसका शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और उस पर जलने के कुछ निशान थे। लेलिन द्वारा बनाई गई बर्फ की परत विस्फोट के कुछ ही सेकंड के भीतर पिघल गई थी। इसके बाद चट्टान का गोला अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म हो गया। यदि वे मैगी न होते तो उन्हें भून दिया जाता। रोमांचक। ये बहुत रोमांचक है। कुछ देर तक उबकाई लेने के बाद कुबलर ने अपना पसीना पोंछा, उसकी आंखों में डर था। आराम करना, हम सुरक्षित बाहर निकल आए, है न? लेलिन पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। हमारे लिए एक दिन की यात्रा को कुछ मिनटों में पूरा करने के लिए थोड़ी सी कीमत चुकाना उचित है। जी महाराज। कुबलर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सके। तो क्या यह मध्य महाद्वीप है? कुबलर को अपने आप को संभालते देख लेलिन ने उससे इसकी पुष्टि करनी चाहिए। हाँ, कुबलर ने कहा, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई थी। यह मध्य महाद्वीप का माउंट असुरा है। जिस भूमि पर हम अभी खड़े हैं, वह निस्संदेह मध्य महाद्वीप की है। अल्पविराम। 3 दिन बाद, एक छोटे से शहर में
एक विशाल चमचमाता घूमता हुआ द्वार घूम रहा था। तभी वहां से अजीब कपड़े पहने हुए गाड़ियां और लोग गुजर रहे थे, जिनमें से कुछ आधिकारिक मैगी थे। लेलिन एक होटल के कमरे में बैठा था, उसके सामने पुडिंग और जूस बिल्कुल भी नहीं रखा था। वह स्वप्निल निगाहों से बाहर की ओर देख रहा था। उसी समय दरवाजा जोर से खुला और कुबलर अंदर आया। मेरे नाथ, मैंने ब्लैक रिवर डोमेन जाने वाले हवाई जहाज के लिए टिकट खरीद लिए हैं जो कल सुबह रवाना होगा। अधिकतम 4 दिनों में हम ओरोबोरोस कबीले के मुख्यालय पर पहुंच जाएंगे। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। लेलिन ने असावधानी से अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ बहुत से मैगी देख रहा हूँ। उसने बाहर की ओर इशारा किया। एक जादूगर जो घुमक्कड़ कवि की तरह कपड़े पहने था, पाइप ऑर्गन बजा रहा था। निवासियों का एक समूह उसे देख रहा था और उसका उत्साहवर्धन कर रहा था। हाँ, यहाँ पर आधिकारिक मैगी अक्सर आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं और निवासी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। कुबलर ने लेलिन को समझाया। मध्य महाद्वीप में मैगी और कुलीन लोग बायरन भाषा में संवाद करते हैं। इसलिए महाराज, आपको भाषा संबंधी बाधा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यहाँ मध्य महाद्वीप के बारे में कुछ सामग्रियां और मानचित्रों के कुछ संस्करण तथा संचार के बारे में जानकारी उपलब्ध है। कुबलर ने आदरपूर्वक जानकारी से भरी एक क्रिस्टल बॉल लेलिन को सौंप दी। एक जादूगर के लिए बायरन भाषा सीखना अनिवार्य था। इस प्रकार लेलिन और कुबलर मिलते ही संवाद कर सकते थे। वे एक दूसरे को तुरंत समझ सकते थे। लेलिन ने स्वयं एक चम्मच मिठाई ली। एक समृद्ध, सुगंधित और मीठे स्वाद ने उसकी स्वाद कलियों को उत्तेजित कर दिया। अच्छा नाजुक भोजन, ऐसा लगता है कि मध्य महाद्वीप में आम लोगों की जीवन शैली ट्वाइलाइट जोन की तुलना में बेहतर है। सहज रूप में, ये केंद्रीय महाद्वीप है, मैगस दुनिया का केंद्र, कुबलर ने गर्व के साथ कहा। लेलिन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। भले ही भूमिगत दुनिया की 7 परतें इस कथन से सहमत न हों, लेकिन मध्य महाद्वीप के प्राचीन अतीत के दौरान कम से कम एक रैंक 7 मैगस इसकी देखरेख करता था। पर अब उनके अतीत के गौरव का केवल एक छोटा सा संकेत ही पुनः स्थापित हो पाया था। जहां तक इस समस्या का सवाल है, लेलिन इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता था। आखिरकार मध्य महाद्वीप की वर्तमान स्थिति शायद उनके लिए अधिक उपयुक्त होगी। एक रात अच्छी तरह आराम करने के बाद लेलिन और कुबलर शहर के बाहर एक स्थान की ओर चल पड़े। वहां की व्यस्त सड़क घोड़ागाड़ियों और अन्य परिवहन साधनों से भरी हुई थी। उन पर ढेर सारा सामान और वस्तुएं ले जाई जा रही थीं और वह स्थान समृद्ध दिख रहा था। इसके अतिरिक्त सड़क पर चलने वाले प्रत्येक राहगीर में कुछ स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह था। वहां बहुत कम आम लोग मौजूद थे। लेलिन और कुबलर ने चौड़ी और मजबूत सड़क पार की और देखा कि यह एक भविष्य का हवाई अड्डा जैसा दिख रहा था। विशाल समतल मैदान में कई सफेद अंडाकार आकार के हवाई जहाज खड़े थे, कुछ उड़ान भर रहे थे और कुछ उतर रहे थे। लोगों का एक समूह चींटियों की सेना की तरह उनके अंदर बाहर घूमता रहता था। कुछ हवाई जहाजों पर ट्रकों में लदे सामान को खींचा जा रहा था तथा कर्मचारी अपने साझेदारों को माल और सामान उतारने के लिए आवाज लगा रहे थे। दृश्य गर्म, व्यस्त और अव्यवस्थित था। मध्य महाद्वीप बहुत बड़ा था, इसकी भूमि विशाल और असीम थी। जमीनी परिवहन न केवल धीमा था, बल्कि अधिक खतरनाक भी था। इसलिए हवाई जहाज उनके परिवहन का सामान्य साधन बन गए थे। यहां तक कि शहर के छोटे से हिस्से में भी एक हवाई जहाज का डॉकिंग पॉइंट होता था, जहां कुछ मैगी और अनुचर ड्यूटी पर तैनात रहते थे। उनकी जिम्मेदारियों में शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा हवाई जहाजों का रखरखाव और मरम्मत करना शामिल था। इसके अलावा इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित इंजीनियरों का एक समूह भी मौजूद था। माचिस की तरह पतले शरीर, उभरी हुई आंखों और गंजे सिर के साथ लेलिन ने उन्हें अपने हाथों में पाना और अन्य उपकरण लेकर हवाई जहाजों और सुरंगों के ठिकानों के बीच काम करते देखा। ऐसे हवाई जहाजों की निर्माण लागत और रखरखाव शुल्क बहुत अधिक था। फिर भी जब तक हवाई मार्ग सुरक्षित था, लाभ कमाया जा सकता था। ये बड़े निवेश से बड़ा लाभ अर्जित करने का मामला था, और इस तरह का निवेश केवल वही मैगी कर सकते थे जिनके पास बहुत धन हो। दक्षिणी तट के हवाई जहाज यहाँ के हवाई जहाजों से छोटे थे। उनके हवाई मार्ग सीमित थे और उनकी उड़ान का समय विनियमित था। उनकी तुलना मध्य महाद्वीप के लोगों से नहीं की जा सकती। इन विभिन्न हवाई मार्गों के पीछे कौन है? लेलिन ने नर्म स्वर में कुबलर से पूछा। एक साधारण केबिन में एक हवाई जहाज के टिकट की कीमत 100 जादुई क्रिस्टल के बराबर थी। लेलिन और कुबलर, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से सुपीरियर केबिन में यात्रा करना चुना था, को अकेले अपनी यात्रा में ही 600 जादुई क्रिस्टल खर्च करने पड़े। सौभाग्य से लेलिन अमीर और प्रभावशाली था क्योंकि उसके पास पूरे क्षेत्र के संसाधनों पर नियंत्रण था। उनके कहने पर पैसा आसानी से मिल जाता था। उसके पास प्रचुर मात्रा में जादुई क्रिस्टल थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कंजूस नहीं था। हालांकि लेलिन को ट्वाइलाइट जोन के संसाधनों का बड़ा समर्थन प्राप्त था, लेकिन जब उसने खुद की तुलना विशाल एयरशिप व्यवसाय से की, तो उसे लगा कि अभी भी उसमें कमी है।
मध्य महाद्वीप का संपूर्ण हवाई जहाज मार्ग अकेले ही फालोर परिवार द्वारा प्रबंधित किया जाता है, यह उनकी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति। लेलिन चौंक गया और तुरंत पूछा, उनकी तरफ मैगस कौन है? इतने बड़े लाभ, जिनमें महत्वपूर्ण यातायात संबंधी समस्या भी शामिल थी, यदि उनकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती तो वे ऐसा प्रबंधन नहीं कर पाते। और अब तक पूरे महाद्वीप पर फैलोर परिवार का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से उनका समर्थन बहुत जबरदस्त था। फैलोर परिवार के पास स्वयं 2 मॉर्निंग स्टार मैगी हैं। बेशक इसका कोई खास महत्व नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह उनका समर्थन करता है, वह है आकाश का सम्राट, आसमान का सम्राट, ब्रेकिंग डॉन मैगस। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। मध्य महाद्वीप के शिखर पर खड़े एक जादूगर द्वारा उन सौदों को निगल जाने के कारण फैलोर परिवार को मूलतः गृहपालक बना दिया गया। वास्तव में पूरे हवाई पोत के कारोबार पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति आकाश का सम्राट था। हाँ, प्रतिष्ठित और भयभीत करने वाले आकाश सम्राट के शासन में हवाई जहाजों की सुरक्षा की गारंटी है, कुबलर ने टिप्पणी की। उसकी आंखों में लालसा की एक किरण थी। रैंक 6 मैगस। यह मध्य महाद्वीप का सबसे उच्चतम स्तर था। उसकी हर एक हरकत असंख्य जादूगरों के जीवन को प्रभावित करेगी। अल्पविराम। वूश हवा के झोंके के साथ हवाई जहाज ने अपने लंगर वापस खींच लिए और वह आकाश में ऊपर की ओर उड़ने लगा। लेलिन डेक पर खड़ा होकर हवा का आनंद ले रहा था। उसकी आंखों में प्रसन्नता और चेहरे पर मुस्कान थी। धूप और ताज़ी हरी घास के स्वाद के साथ ठंडी हवा बह रही थी और उसके चारों ओर घूम रही थी। बड़ा लंबा समय हो गया है, बहुत लंबा। मैं इतने लंबे समय से धूप में नहीं रहा हूँ। लेलिन ने नीले और सफ़ेद आकाश और सूर्य की सुनहरी किरणों को देखा। क्षण भर के लिए वह भावुक हो गया। यद्यपि ट्वाइलाइट जोन में सूर्य, पत्थर और अनंत प्रकाश के मंत्र थे, लेकिन वे सब कृत्रिम थे। उनकी तुलना कभी भी प्राकृतिक सूर्य द्वारा दी गई रोशनी और गर्मी से नहीं की जा सकती। जो लोग लंबे समय तक ट्वाइलाइट जोन में रहे, उन्हें लगातार मोटी काली चट्टानों से बनी धरती और आकाश का सामना करना पड़ा। इससे वे अवसादग्रस्त हो जाते थे और कई बार गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती थीं। हालांकि लेलिन के साथ ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं हुआ था, फिर भी वह अब और जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वह कभी भी उस आलीशान जगह को छोड़कर वास्तविक सूर्य की चमक का दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता था। जो लोग लगातार सूर्य के नीचे रहते हैं, वे कभी उन लोगों को नहीं समझ पाएंगे जो अंधकार में रहे हैं और जो इसकी प्राकृतिक चमक की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही हवाई जहाज ने गति पकड़ी, डेक पर हवा का प्रवाह बहुत बढ़ गया, जो एक वयस्क को उड़ाने के लिए पर्याप्त था। बेशक ऐसी स्थिति में लेलिन बेफिक्र था और वह सभी को अपने कमरों में वापस जाने के लिए की गई घोषणा को नहीं सुन सका। उसने तेज हवाओं को अपने चारों ओर से घेरने दिया। बहुत सुंदर है ना? एक मधुर स्त्री आवाज सुनाई दी। लेलिन ने अपनी दाईं ओर मुड़कर देखा तो एक युवती रेलिंग को कसकर पकड़ रही थी। वह चुपचाप खड़ी थी और नीचे के दृश्य को देखने का प्रयास कर रही थी। उनके नीचे बादलों के समुद्र के पार खेत और फसलों के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। पवन चक्कियां खिलौने के आकार की प्रतीत हो रही थीं और शहर की रूपरेखा दूर से दिखाई दे रही थी। सड़कों पर काले रंग के छोटे छोटे बिंदु घूम रहे थे। मेरा नाम जेसिया है, आपका क्या नाम है? जब लेलिन उसे वह ध्यान देने में असफल रहा जिसकी उसे चाहत थी, तो युवती ने अपनी आवाज ऊंची कर ली। लेलिन, उसने बिना किसी भावना के उत्तर दिया। लेलिन ने महसूस किया कि ऊर्जा उस महिला से तरंगों के रूप में निकल रही थी। वह रैंक 1 थी। इतनी कम उम्र में उसकी रैंक 1 की स्थिति को देखते हुए उसे प्रतिभाशाली माना जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से लेलिन ने उसे महत्वहीन समझा। तो लेलिन, तुम कहाँ से हो? युवा महिला मैगस इस बात से निराश नहीं हुई कि लेलिन ने उसे नजरअंदाज किया, बल्कि उसने और अधिक प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। आपके पास किस प्रकार की शक्ति है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या आपको फूल केप चमेली पसंद है? मुझे अखरोट से बनी छड़ियाँ पसंद हैं। मेरा मानना है कि वे मेरी जादुई शक्ति को बढ़ाती हैं और उनकी खुशबू भी अच्छी होती है। वह गौरैया की तरह चहकती रही और लगातार सवाल पूछती रही। तुम? लेलिन ने अपनी आंखें घुमाए और बोलने ही वाला था कि उसके पीछे से एक और आवाज आई। जेसिया, तुम क्या कर रही हो? लेलिन ने पलट कर देखा। एक युवा जादूगर लाल माणिक्य चिन्ह के साथ सुनहरे सफेद वस्त्र पहने हुए उनकी ओर आया। उसकी आंखों में क्रोध छिपा था। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ बाहर घूम रही हूँ। जेसिया ने दयनीय भाव से अपना सिर पीछे खींच लिया। चूंकि आपने देखना समाप्त कर लिया है, तो अब वापस अंदर चले जाए। यहाँ तो खतरा है। युवक ने अपने चेहरे की मुस्कान दबा ली। सर लेलिन, मैं अगली बार आपकी तलाश करूंगा। जेसिया ने जाते समय हाथ हिलाया और युवक स्पष्ट रूप से नाराज था। उसने लेलिन की ओर देखा। उसके होंठ बोलने के लिए खुले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसने लेलिन की ओर चेतावनी भरी एक तीखी नजर डाली और वापस केबिन में चला गया। हास्यास्पद। लेलिन ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया।
वह जानता था कि युवा महिला मैगस ने खुद को युवा मैगस के क्रोध से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था और इस वजह से लेलिन के मन में उन दोनों के प्रति नकारात्मक धारणा बन गई थी। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि उन्होंने लेलिन की छिपी हुई ऊर्जा की खोज नहीं की थी, इसलिए एक ने उसे उद्धारकर्ता के रूप में माना, फिर भी दूसरे ने अनजाने में उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कुबल, यहाँ आओ। लेलिन ने अपने हाथ पर गुप्त छाप देखी। मालिक, आपके निर्देश क्या हैं? कुबल तेजी से डेक पर चढ़ गया और झुककर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। क्या आप इस प्रतीक को जानते हैं? लेलिन ने लाल माणिक्य प्रतीक की छवि पेश की जिसे युवा मैगस ने पहना हुआ था। अपनी छाती पर माणिक्य लाल प्रतीक पहने युवा मैगस के गौरवशाली व्यक्तित्व को देखते हुए लेलिन को संदेह था कि यह एक शक्तिशाली मैगस का प्रतीक हो सकता है। दुर्भाग्यवश उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था और उसे उसकी आलोचनात्मक दृष्टि सहनी पड़ी। सौभाग्य से इस यात्रा में लेलिन के साथ मध्य महाद्वीप से एक जादूगर भी था जो जानकार था और उसके कई सवालों के जवाब देने में सक्षम था। ये रोलीत परिवार का शिखर है। कुबल ने एक त्वरित नजर डाली और निष्कर्ष निकाला। वह जानता था कि उसका स्वामी मध्य महाद्वीप का नहीं है और इस विषय में उसे कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने आगे बताया, रोलिथे परिवार ब्लैक रिवर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मैगस परिवार है। ऐसा कहा जाता है कि वहां रैंक 3 का एक मैगस प्रभारी है। एक रैंक 3 मैगस? वह किस अवस्था में है? लेलिन ने पूछा। रैंक 3 वह अवधि थी जिसमें व्यक्ति रैंक 4 मॉर्निंग स्टार मैगस बनने के लिए तैयारी करता था। इसमें बहुत समय लगा और इसे पार करना बहुत कठिन था। इसके भीतर कुछ छोटे छोटे चरण थे और प्रत्येक चरण का मतलब मैगी की ताकत में बड़ा अंतर था। उदाहरण के लिए, वाष्प चरण में रैंक 3 मैगस निश्चित रूप से कुछ मैगी को दबाने में सक्षम था जो अभी तक उस चरण तक नहीं पहुंचे थे। सबसे शक्तिशाली मैगी के बारे में सभी जानकारी गोपनीय है। हम अधीनस्थों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। कुबल के चेहरे पर शर्म की झलक दिखाई दी। लेकिन उस मैगस रोलीथ ने एक बार रैंक 3 वाष्प चरण चैलेंजर के खिलाफ जीत हासिल की थी, इसलिए उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। क्या ऐसा है? मैं समझता हूँ। लेलिन विचलित लग रहा था। जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी हाइड्रो चरण या उससे ऊपर नहीं था, तब तक उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उकसाना जारी नहीं रखेंगे, वरना। लेलिन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखों में एक गहरी चमक चमक उठी। प्रथम श्रेणी के केबिन में न केवल अलग अलग कमरे थे, बल्कि बढ़िया वाइन के साथ भोजन कक्ष की सुविधा भी थी, और यह सब टिकट की कीमत में शामिल था। आखिरकार, जादुई क्रिस्टल के मूल्य को देखते हुए, सामान्य भोजन और पेय सभी बहुत सस्ते थे। केवल बहुमूल्य सामग्री और उच्च ऊर्जा वाले प्राणियों का उपयोग उन व्यंजनों को बनाने के लिए किया जा सकता था जो मैगी के लिए प्रभावी थे। यही कारण है कि उन्हें इतनी ऊंची कीमत पर बेचा गया। बैठो, कुबल। लेलिन बिना किसी से पूछे एक गोल मेज पर बैठ गया, जिस पर एक सफेद मेजपोश बिछा हुआ था, और फिर उसने कुबल को बुलाया। कुबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और सीट के किनारे पर बैठ गए, आराम से बैठने का साहस नहीं जुटा पाए। वह अब लेलिन का अनुचर था और एक उच्च श्रेणी के नौकर के समान था। यह स्वाभाविक था कि वह सम्मानपूर्वक व्यवहार करे, कहीं ऐसा न हो कि उसे मालिक द्वारा दंडित किया जाए। लेलिन ने यह देखा और अंदर ही अंदर आह भरी। कुबल के व्यवहार से पता चला कि ओरोबोरोस कबीले में पदानुक्रम व्यवस्था कितनी कठोर थी। सौभाग्य से, वह न केवल एक शुद्ध वंश वाला विशालकाय कैमोइन सर्प जादूगर था, बल्कि रैंक 3 का जादूगर भी था। वहां जाते ही उसे उच्च पदस्थ लोगों में से एक माना जाएगा और उसे कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। कैमोइन के शिष्य का चौथा स्तर, साथ ही रक्तरेखा के बंधनों के बारे में जानकारी। मुझे उन्हें ओरोबोरोस कबीले से प्राप्त करना है। लेलिन ने योजना बनाई। यद्यपि उन्होंने एआई चिप के माध्यम से कैमोइन के शिष्य के स्तर का सफलतापूर्वक अनुकरण किया था और ट्वाइलाइट जोन में कई ध्यान तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन वे इतने आश्वस्त नहीं थे। इसलिए उनमें अभी भी मूल चीज के प्रति तीव्र इच्छा थी। उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें आमतौर पर शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं होती थीं। वे आत्मा के परिवर्तन से भी संबंधित थे, और यह ऐसी चीज थी जिसकी गणना एआई चिप नहीं कर सकती थी। पहले सेक्रेड फ्लेम की तरह एआई चिप में भी परिवर्तन किए गए थे, लेकिन गिनी पिग के साथ प्रयोग के चरण के दौरान कुछ समस्याएं थीं। लेलिन इस आपदा को दोहराना नहीं चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि यह किसी और गिनी पिग पर नहीं बल्कि खुद उस पर होने वाला था। मिस्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? इस समय, सफेद मोजे के साथ काले, लोकट नौकरानी पोशाक में एक वेट्रेस लेलिन की मेज के सामने आए और सम्मानपूर्वक पूछा। लेलिन ने मेनू खोला और उस पर नजर डाली। वहां सभी प्रकार के व्यंजन थे और उन्हें काफी शानदार माना जा सकता था। मुझे बछड़े का मांस और साइडर दो। जहां तक कुबल का सवाल है, आप स्वयं उससे पूछ लीजिए। भोजन कक्ष का वातावरण भी बुरा नहीं था। क्रिस्टल लैम्प की गर्म रोशनी और मेज पर रखे ताजे फूलों की मनभावन खुशबू थी। भोजन कक्ष के एक कोने में उन्होंने एक कवि को भी बैठाया था जो उस समय प्रस्तुति दे रहा था।
यहाँ तक कि लेलिन को भी लगा कि उसने उन जादुई क्रिस्टलों को खर्च करके अच्छा निर्णय लिया था। मिस्टर लेलिन, जब ताज़ा बछड़े का मांस बाहर लाया गया तो लेलिन ने नैपकिन व्यवस्थित किया और दोनों हाथों में चाकू और कांटा लेकर भाप छोड़ रहे मांस को काटा। यहाँ बछड़े का स्टेक अच्छी गुणवत्ता का था और शेफ ने भी इस पर काफ़ी मेहनत की थी। जैसे ही कांटा और चाकू स्टेक के संपर्क में आए, उबलती हुई ग्रेवी बाहर निकल आई। जैसे ही लेलिन ने अपना वाइन ग्लास उठाया और आनंद लेने वाला था, उसने एक स्काईलार्क जैसी आवाज़ सुनी। उसने एक और देखा और पाया कि जेसिया, जिसने पहले भी उसे देखा था, अपनी बाहों को पूरी ताकत से हिला रही थी, जबकि रोलित का चेहरा नींबू की तरह खट्टा था। ओह, लेलिन ने सहजता से अभिवादन किया और फिर अपना ध्यान अपने भोजन की ओर लगाया। हालांकि ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। अपनी स्कर्ट उठाकर जेसिया छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई आई और लेलिन के ठीक बगल में बैठ गई। मिस्टर लेलिन, क्या आपको साइडर पसंद है? जेसिया, परिवार में हमारे तहखाने में एक बोतल है जो खराब नहीं है। भले ही आप ढाल की तलाश कर रहे हों, लेकिन क्या वह मैं ही होंगी? लेलिन ने उदास होकर अपना सिर उठाया और चारों ओर नजर दौड़ाई। तब उसे पता चला कि वह वास्तव में उसके पास एकमात्र विकल्प था। रैंक 1 पर पहुंचने के बाद मैगी ऊर्जा कण विकिरण का उपयोग कर सकते थे और अपनी उपस्थिति को बदल सकते थे, जिससे उनकी युवा उज्ज्वल उपस्थिति बरकरार रह सकती थी। ऐसे बहुत कम प्रतिभाशाली लोग थे जो लेलिन और जेसिया की तरह 20 वर्ष की आयु से पहले आधिकारिक मैगी बन गए थे। कई लोग 50 के बाद रैंक 1 पर पहुंच गए और महिला मैगी स्पष्ट रूप से अपनी सबसे युवा और सुंदर दिखने को बनाए रखना चाहती थी। दूसरी ओर, कई पुरुष मैगी ने अपनी छवि को आगे बढ़ने के समय तक बनाए रखने का विकल्प चुना। इसलिए मैगस वर्ल्ड में बूढ़े और युवा पुरुष मैगी थे, लेकिन ज़्यादातर महिला मैगी दिखने में 20 से 30 साल की थीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयं को वृद्ध महिला के रूप में प्रस्तुत किया। लेलिन जिस भोजन कक्ष में बैठा था, वहां ऐसा नहीं था कि कोई आधिकारिक मैगी नहीं थे, लेकिन उनमें से अधिकांश मध्यम आयु वर्ग के या बुजुर्ग पुरुष थे। कुछ युवा अनुचर और उनके जैसे लोग आसपास के लोगों के स्नेह के लिए आधिकारिक मैगी के साथ छेड़खानी करने या किसी से प्रतिद्वंद्विता करने का साहस नहीं करते थे। इस बारे में सोचने पर ऐसा लगा कि जेसिया की सबसे अच्छी पसंद लेलिन थी। सबसे पहले, हालांकि वह लेलिन की ताकत नहीं बता सकती थी, वह निश्चित रूप से एक आधिकारिक मैगस था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा लेलिन युवा और काफी सुंदर था, जो अन्य पुरुषों के लिए पागल होने के लिए पर्याप्त था। हालांकि महिलाओं के साथ इस अप्रत्याशित भाग्य और इससे होने वाली आपदा के प्रति लेलिन ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इसी समय वह युवक, जिसके चेहरे पर उदासी थी, भी वहां आ पहुंचा। लेलिन ने सिर हिलाया और जेसिया के पास बैठकर उसे देखा, जिससे जेसिया की नाराजगी स्पष्ट रूप से दिख रही थी। मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम नोलन है, नोलन रोलिथ। यह मेरी मंगेतर मिस जेसिया है। नोलन ने रोलिथ और मंगेतर शब्दों पर जोर देते हुए हल्का सा हंसा। ईमानदारी से कहूं तो ये सगाईशुदा जोड़ा काफी अनुकूल है। दोनों ही युवा और प्रतिभा से भरपूर हैं। लेलिन ने सिर हिलाया। उनकी बातचीत अनजाने में उत्सर्जित होने वाली आभा और तरंगों, तथा यहाँ तक कि उनकी आंखों से भी उन्हें उनकी सामान्य आयु का अनुमान लगाने में मदद मिली। आमतौर पर कहा जाए तो यह एक आदर्श जोड़ी होगी, लेकिन यह दुख की बात थी कि महिला इस शादी से संतुष्ट नहीं थी। यद्यपि यहाँ चीजों को बाधित करने के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य थे, लेलिन अपने भोजन का आनंद लेने में सक्षम था। उसने जेसिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसने उस पर बहुत ध्यान दिया, और नोलन, जो विस्फोट करने वाला था। जाने से पहले नोलन नाम के उस आदमी ने लेलिन को गुप्त रूप से एक संदेश भेजा, मेरी मंगेतर से दूर हो जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मालिक, कुबलर ने भावशून्य लेलिन की ओर देखा और उससे पूछा। लेलिन के आदेश पर वह उस मूर्ख नोलन को तुरंत मार डालेगा जिसने अपने मालिक का अपमान करने का साहस किया होगा। यद्यपि वे सभी रैंक 1 मैगी थे, लेकिन ये दोनों स्पष्ट रूप से नए खिलाड़ी थे जो अभी अभी आगे बढ़े थे। उनके लिए कुबलर नामक एक जादूगर के हाथों में जीवित रहना असंभव था। कोई जल्दी नहीं है, लेलिन ने हाथ हिलाया, हालांकि उसके मन में कुछ सवाल थे। मैगी विवेकशील लोग थे, और यद्यपि जेसिया के कार्य नोलन की नाराजगी का कारण बनते, फिर भी वह निश्चित रूप से सब कुछ याद रखता और ऐसे तुच्छ मामलों पर किसी अन्य मैगस के साथ झगड़ा शुरू नहीं करता। इसके अलावा लेलिन और जेसिया ने केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था। इसके अलावा लेलिन इतनी तुच्छ बात पर उन दोनों को नहीं मारेगा। यह उसके लिए लाभदायक नहीं था। ऐसा लगता है कि जेसिया नामक महिला जादूगर कुछ करतब दिखाना जारी रखेगी। लेलिन ने अपनी ठोड़ी को छुआ, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई शो देख रहा हो। हाँ मास्टर। लेलिन के निर्देश सुनने के बाद कुबलर अनिच्छुक था, लेकिन उसने इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया। 2 दिन तेजी से बीत गए। हवाई जहाज ब्लैक रिवर क्षेत्र के एक मध्यम आकार के शहर में एक स्टेशन के बाहर रुका।
लेलिन ने एक बेंत पकड़ी हुई थी और एक टोपी पहन रखी थी। उसने सूट जैसा कुछ पहना हुआ था। वह कुलीन परिवारों के युवा स्वामियों से भी अधिक शिष्ट प्रतीत होते थे, तथा सीढ़ियों से उतरते समय उनमें वह गरिमा में आभा थी जो केवल एक शासक में ही होती है। इस बीच कुबलर एक वफादार बटलर की तरह पीछे पीछे चल रहा था और उसके हाथ में कुछ था। मिस्टर लेलिन, जेसिया की आवाज़ सुनाई दी। ये भी उसका पड़ाव था। लेलिन हंसा और उसके पास गया। नोलन एक तरफ खड़ा था, हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे कि उसने कुछ समझ लिया हो। महाराज लेलिन, मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। नोलन ने अपना अच्छा व्यवहार पुनः शुरू कर दिया, अधीरता को दूर कर दिया और संयमित दिखाई देने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वह माफ़ी मांगने के लिए आगे आ रहा था। ये ठीक है, यदि मेरी मंगेतर इतनी सुंदर होती तो मैं बाकी सभी पर बहुत अधिक संदेह करता, लेलिन ने चिढ़ाते हुए कहा। जेसिया ने लेलिन की ओर आंखें घुमाते हुए पूछा, मिस्टर लेलिन, आप कहाँ जा रहे हैं? ये पहली बार नहीं था जब वह ये पूछ रही थी, और लेलिन ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। लेलिन ने नोलन की आंखों में घबराहट देखी और अपना सिर हिलाकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। चाहे वह कितना भी संयमित और शांत दिखे, अंततः उसकी आंखें उसका पर्दाफाश कर देतीं। मैं थोड़ी देर घूमना चाहता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेलिन ने जेसिया की आंखों में निराशा देखी जब उसने उसे यह बताया, और नोलन ने राहत की सांस ली। वह मुस्कुराया और मुड़ा, अपना हाथ उठाया और लोगों की भीड़ में गायब हो गया। कुबलर तुरंत उसके पीछे आ गया। अपनी विस्मयकारी इंद्रियों से लेलिन ने अपने पीछे दो लोगों को विवश स्वर में बहस करते हुए सुना। ये वास्तविक है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया, अपनी सीमित ऊर्जा को सत्य की खोज पर केंद्रित करने के बजाय आप ऐसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद आम आदमी की खुशी है। उसने अपना सिर हिलाकर सहमति जताई, कुबलर को पुकारा और अपनी यात्रा जारी रखी। ब्लैक रिवर डोमेन में प्रवेश करने के बाद औरोबोरोस कबीले का मुख्यालय फॉस्फोरेसेंस दलदल बहुत निकट होगा। कुबलर स्वाभाविक रूप से इस जगह से बहुत परिचित था और उसमें डर और लालसा दोनों का रंग था। घोड़ा रथ किराए पर लेने के बाद उन्होंने और लेलिन ने रास्ते में दृश्यों का आनंद लिया। यदि वे अपनी यात्रा में तेजी लाते तो उनकी प्रगति इतनी धीमी नहीं होती। हालांकि लेलिन जल्दी में नहीं था और वह मध्य महाद्वीप के दृश्यों और ध्वनियों का आनंद लेना चाहता था, इसलिए उसने रथ से यात्रा करना चुना। जैसे ही रात हुई, दोनों एक छोटे से शहर में पहुंचे। सराय में रहने की व्यवस्था तंग थी और हवा में शराब, पसीने और गोबर की गंध भरी हुई थी। लेलिन ने ऐसी परिस्थितियों पर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। चूंकि यह शहर में एकमात्र सराय थी, फिर भी उन्होंने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि यह खुले में रात बिताने से बेहतर था। अपना सामान रखने के बाद लेलिन और कुबलर भोजन करने के इरादे से मुख्य हॉल की ओर चले गए। रात्रि भोजन के मेनू में गोमांस और आलू का स्टू तथा कुछ ताजी सब्जियां शामिल थीं। शहर में बस इतना ही देखने को था। आश्चर्य की बात यह है कि इसे बहुत स्वादिष्ट तरीके से तैयार किया गया था और इसकी सुगंध भूख बढ़ाने वाली थी। इस समय कुबलर की अभिव्यक्ति बदल गई। सराय के मुख्य द्वार से राख के रंग की गहरी धूल का एक झोंका उठने लगा, जो लगातार फैलता हुआ सराय के अन्य भागों तक फैल गया और अन्य यात्रियों तथा स्वयं मालिकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तारानकन क्रैकल क्रैकल तारानकन, आम लोग, जिनके शरीर राख के रंग की धूल से ढके हुए थे, सभी जम गए। उनके शरीर मोमबत्ती की तरह कठोर हो गए थे। ये बहुत ही ठंडा मौसम है। वहाँ एक मैगस है और हम लक्ष्य हैं। हैरान कुबलर खड़े हो गए और गुस्से से चिल्ला उठे। उनके शरीर से पीली ऊर्जा निकली और चारों ओर फैल गई। एक गोलाकार चमक उनकी गोल मेज के चारों ओर फैली हुई थी, जो उन्हें अन्य यात्रियों के दुर्भाग्य से बचा रही थी। लेलिन जो कुछ हो रहा था उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं था और अभी भी शहर में बनी गेहूं की शराब का आनंद ले रहा था। तारानकन टकराना। तारानकन, लकड़ी का मुख्य दरवाजा खुला और काले वस्त्र पहने दो जादूगर कमरे में दाखिल हुए। उनकी छाती के सामने लेलिन ने परिचित लाल माणिक्य का प्रतीक देखा। नोलन, हम फिर मिलेंगे। लेलिन ने अपना गिलास उठाया और सहजता से अभिवादन किया। दरअसल नोलन दो प्रवेशकों में से एक थे। वह परेशान भाव से खड़ा था और लेलिन को घूर रहा था। जेसिया कहाँ है? कहाँ? उसे सौंप दो। जेसिया, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? लेलिन ने हंसकर कहा। वह चली गई। मैंने सोचा कि उसका अपहरण हो गया है। उसके शरीर पर अंकित स्थान चिन्हों के आधार पर मुझे यकीन है कि वह यहीं है। नोलन की आंखें लाल हो गईं। स्थान चिन्ह, लेलिन ने हंसते हुए कहा, आप कितने असुरक्षित हैं अपने प्रेमी पर ऐसा जादू करने के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाचा, ये वही है। मुझे यकीन है कि यह वही मैगस है जो जेसिया को ले गया था। नोलन ने अपने पास खड़े मैगस की आस्तीन खींची और लेलिन की ओर इशारा किया। साथ आए मैगस ने अपनी नजरें घुमा लीं और अचानक एक कदम ऊपर उठ गया। चांदी की एक किरण चमकी और कुबलर के शरीर पर प्रकाश की बाधा तुरंत ढह गई।
एक रैंक 2 मैगस, कुबलर ने धीमे स्वर में कहा। यह सुनकर नोलन गर्व से देखने लगा, जबकि अन्य मैगस के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी नज़र में वह कुबलर को महत्व नहीं देते थे, जो एक अर्ध परिवर्तित जादूगर था। हालांकि उसका ध्यान लेलिन की वजह से भंग हो गया, जो चुपचाप एक तरफ बैठा था। सर, हम रोलीत परिवार का बल प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे उत्तराधिकारी की मंगेतर लापता हो गई है और यह एक बड़ी बात है। हमें इस स्थान का निरीक्षण करना है और हम आपका सहयोग चाहते हैं। पहले शक्ति का प्रदर्शन किया गया, उसके बाद शिष्टाचार का। ये स्थिति से निपटने का एक उल्लेखनीय तरीका था, जो नोलन द्वारा किए गए तरीके से कहीं बेहतर था। बिल्कुल। कुबलर को आश्चर्य हुआ कि लेलिन तुरंत सहमत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेलिन को इतना सहयोग करते देख दोनों मैगी ने अपने चेहरे पर तनाव कम कर लिया और नोलन चुप हो गया। आसपास नोलन ने अपने हाथ में पकड़े एक अजीब दर्पण में देखा और आगे बढ़ गया। चलो एक नज़र मारें। अपने संतोषजनक भोजन के बाद लेलिन उठा और कुबलर के साथ आगे बढ़ा। दोनों मैगी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, मानो वे लेलिन के भागने से डर रहे हों। आह, जेसिया, मेरी जेसिया। उस कमरे में पहुंचने पर जहां लेलिन और कुबलर का सामान था, उन्होंने नोलन की चीखें सुनी। बुरी खबर। कुबलर दौड़कर अंदर गया और बिस्तर पर एक सफेद रंग की महिला की पोशाक देखी। पेट के क्षेत्र में खून का एक बड़ा धब्बा था और कुछ हिस्सा सूखकर गहरा हो गया था। क्या हुआ, जेसिया? जेसिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नोलन का चेहरा आग की तरह लाल हो गया और वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। ये मुसीबत है। कुबलर ने भौहें सिकोड़ी। उसके शरीर पर पीले रंग की परत उभर आए और उसने अपने विशाल हाथ से नोलन को दबा दिया, जो अपना संयम खोकर जमीन पर गिर पड़ा था। ओरोबोरोस कबीले से जादूगर। रैंक 2 मैगस की अभिव्यक्ति भी तुरंत बदलकर क्रूर हो गई। भले ही आप ओरोबोरोस कबीले से हों, हमारे रोलीत परिवार के उत्तराधिकारी की मंगेतर का अपहरण करके उसके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको मुझे इसका स्पष्टीकरण देना होगा। उसकी आंखों में चांदी की किरणें चमक उठीं और हथेली में चांदी के चाबुक की धारियां उभर आईं। इंतजार। लेलिन ने हल्के से मुस्कुराया, उसका हाथ रैंक 2 मैगस के कंधे पर था। क्या हो रहा है? हालांकि यह सिर्फ एक हाथ है, लेकिन यह एक पहाड़ की तरह महसूस हुआ। वास्तव में रैंक 2 मैगस को लगा कि उसका शरीर अकड़ गया है और वह अपनी उंगली भी नहीं उठा पा रहा है। सहज मंत्र अग्नि प्रतिरोध की अंगूठी। रैंक 2 मैगस ने अपने शरीर से ज्वाला की एक परत उत्सर्जित की, जिससे आग के छल्ले बन गए, जिसके किनारों पर चांदी की धारियां थीं, जिससे आसपास का वातावरण भयंकर रूप से प्रज्वलित हो उठा। विनाश। इसके तुरंत बाद उसने लेलिन को ये शब्द बोलते हुए सुना। हिस हिस। तारांकन धधकती लपटें तुरंत बुझा दी गईं, जिससे धुएं को दोबारा आग जलाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। एक विशाल और भयावह आध्यात्मिक शक्ति ने रैंक 2 मैगस पर हमला किया, उसकी सुरक्षा को नष्ट कर दिया, उसकी चेतना पर कब्जा कर लिया और उसकी जादुई शक्ति को सीमित कर दिया। रैंक 3 मैगस। रैंक 2 के जादूगर ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया, उसका गला सूखा और खुरदुरा था। लेलिन इस समय अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा के उतार चढ़ाव को दबाने के लिए अपने कौशल का उपयोग कर रहा था। अब उन्होंने दमन को थोड़ा थोड़ा करके समाप्त किया और ऊर्जा का एक विशाल ज्वार जारी हुआ, जिससे वातावरण भारी हो गया। तो बताओ, अगर मैं जेसिया को चाहता हूं, तो क्या मुझे इसके बारे में चालाकी करनी होगी? लेलिन ने उनकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। बिल्कुल नहीं, ये हमारी गलती है, हम क्षमा चाहते हैं। रैंक 2 मैगस ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मध्य महाद्वीप में मैगी का दिखना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन तीसरे दर्जे के मैगस की उपस्थिति देखना आसान नहीं था। और बड़े पैमाने की शक्तियों में रैंक 3 मैगी स्थिर शक्ति और अधिकार के साथ उच्च रैंक वाले थे। रैंक 2 मैगी से निपटने के लिए उन्हें किसी भी बेईमान तरीके का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय नोलन अवाक रह गए। यद्यपि कुबलर ने उस पर से जादू हटा लिया था, फिर भी वह असहाय होकर फर्श पर पड़ा था और उसका ठंडा पसीना लगातार बह रहा था। पूरे रोलीत परिवार में सबसे अधिक शक्ति वाला मैगस केवल रैंक 3 पर था। यदि लेलिन नाराज होता और उन्हें मार देता, तो अन्य मैगी में बदला लेने की क्षमता भी नहीं होती। लेलिन के मन में उन्हें मार डालने का विचार आया, लेकिन अंततः उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके लिए इन 2 मैगी या यहां तक कि जेसिया को मारने से कोई लाभ नहीं था। इसके अतिरिक्त वह रैंक 3 ताकत वाले दुश्मन को भी उकसा सकता है। यद्यपि वह विपक्षी पार्टी से नहीं डरता था, फिर भी वह कोई परेशानी नहीं चाहता था। मेरे पीछे आओ। इस प्रकार वह रैंक 2 मैगस और नोलन की ओर उदासीन भाव से देख रहा था, जो बाहर जाने से पहले अभी भी फर्श पर लेटा हुआ था। कुबलर ने लेलिन का बहुत करीब से पीछा किया, उसके बाद रैंक 2 मैगस और नोलन थे। रैंक 3 मैगस के सामने उनके पास कोई चाल चलने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वे केवल लेलिन के आदेशों का पालन कर सकते थे। लेलिन एक गंतव्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता रहा और जल्द ही वे शहर से बाहर निकलकर पोलोनिया वृक्ष के जंगल में पहुंच गए।
नोलन को कुछ भी समझ नहीं आया, वह बस उसका अनुसरण करने लगा। लेलिन एक सबसे बड़े पोलोनिया पेड़ के पास पहुंचा और उसने तने पर धीरे से दस्तक दी, जैसे कि वह किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वहां कोई है। डोंग डोंग। तारांकन पेड़ के तने से धीमी आवाज आई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और सब कुछ शांत हो गया। तुम बहुत चतुर हो और अपने सेटअप के प्रति चौकस रहें। हालांकि आप अभी भी समझदार नहीं हैं। अपना काम पूरा करने के बाद आप दूसरों की प्रतिक्रिया जानने के लिए वापस लौटने से खुद को रोक नहीं पाते। मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है, तुम्हें अपना परिचय देना चाहिए, अन्यथा। लेलिन की आवाज ठंडी हो गई। हन्फ। ठीक है, मैं यहाँ हूँ, आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? तारांकन शर्क। पेड़ के तने की सतह खुल गई और एक गोल दरवाजा दिखाई दिया। जेसिया, जिससे वे पहली बार हवाई जहाज पर मिले थे, बाहर कूद पड़ी और लेलिन का हाथ पकड़ लिया। भाई लेलिन, आप बहुत अद्भुत हैं। तुमने मुझे कैसे खोजा? दूसरी ओर रैंक 2 मैगी और नोलन दोनों अवाक थे, उनमें क्रोध चरम पर था। जेसिया, तुम क्या कर रही हो? अब यहाँ वापस आ जाओ। नोलन की आंखों में आग की लपटें उठ गईं जब उसने देखा कि जेसिया बेशर्मी से लेलिन की बाहों को पकड़ रही है और उसके स्तन लगभग उसकी ओर धकेले जा रहे हैं। दूसरी ओर से रैंक 2 का मैगस तुरंत आगे बढ़ा और नोलन के सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह आगे की ओर झुक गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। ये स्पष्ट था कि आज जो कुछ हुआ वह सब एक गलतफहमी थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि विरोधी पक्ष की तुलना में उनमें योग्यता की कमी थी। इसके अलावा स्थिति को संभालने में थोड़ी सी भी चूक रैंक 3 के मैगस को क्रोधित कर देती, और इससे भी अधिक औरोबोरोस कबीले के साथ उनके संबंध खराब हो जाते। इस समय उसके मन में मृत्यु का विचार आया। खैर, ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी है, रहने भी दो, लेलिन ने उदासीनता से उत्तर दिया। इससे पहले कि रैंक 2 मैगस जवाब दे पाता, लेलिन की बर्फीली आवाज उसे सुनाई दी, यह मुझे अपमानित करने की कीमत है। तारांकन टकराना, टकराना, टकराना। तारांकन। रैंक 2 मैगस, नोलन और जेसिया गिर पड़े और बाहर फेंक दिए गए, उनके मुंह के किनारों से खून बह रहा था। तुम सब चले जाओ, मैं तुम सबको फिर कभी नहीं देखना चाहता। हमारे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद, मेरे प्रभु। रैंक 2 मैगस ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया, तथा नोलन और अनिच्छुक जेसिया को तुरंत घटनास्थल से दूर खींच लिया। मेरा मानना है कि ऐसी परेशानियां भविष्य में भी होती रहेंगी। जब नोलन और जेसिया जा रहे थे तब उनकी आंखों में जो भाव था उसे देखकर लेलिन को लगा कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस साझा नफरत ने भविष्य में उन्हें गठबंधन के लिए प्रेरित किया होगा। क्या बकवास है। लेलिन को बहुत निराशा हुई और उसने सोचा कि उसे पति पत्नी के बीच के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। हे प्रभु, क्या मुझे? कुबलर ने अपनी आंखों में अशुभ चमक के साथ कहा, नहीं। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। वह चुपचाप और गहरी सोच में डूबा हुआ, अपने हाथ में एक काले और चमकदार सोने के सिक्के से खेल रहा था। अल्पविराम। फॉस्फोरेसेंस दलदल। ये औरोबोरोस कबीले का सामान्य मुख्यालय था। बहुत कम अन्य मैगी इस स्थान पर आए। दलदल घने काले आर्द्र भूमि का सागर था और हवा में ठंड और सर्द तथा साथ ही गर्म और ज्वाला का मिश्रण था। कभी कभी इस पर हरे फॉस्फोरस की चमक देखी जा सकती थी। यहाँ हवा में ऊर्जा कणों की सांद्रता बहुत अधिक है। ये स्थान वास्तव में एक अच्छी खोज है। लेलिन ने अपने एआई चिप द्वारा एकत्रित ग्राफिक डेटा को देखा, अपना सिर हिलाया और कुबलर को बताया जो उसके पीछे खड़ा था। यद्यपि मध्य महाद्वीप में औसत ऊर्जा सांद्रण दक्षिणी तट और गोधूली क्षेत्र से कहीं अधिक था, फिर भी यहाँ ऊर्जा और भी अधिक प्रमुख थी। फॉस्फोरेसेंस दलदल में अंधकार तत्व कणों की सांद्रता सबसे अधिक थी, उसके बाद अग्नि की। इन दोनों तत्वों की सांद्रता ट्वाइलाइट जोन की औसत से 10 गुना अधिक थी। ये केवल बाहरी बात है, यदि कोई तत्व पूल या गुप्त विमान बनाया गया होता, तो मेरा मानना है कि असमानता अधिक भयावह होती। लेलिन ने मन ही मन सोचा। हाँ, अंधकार और अग्नि कणों का संयोजन वाला ऐसा स्थान दुर्लभ है। ऐतिहासिक रूप से, जब हमने पहली बार इस स्थान पर कब्जा किया था, तो वहाँ 5 मॉर्निंग स्टार मैगी थे जिन्होंने कुछ शक्तिशाली दुश्मनों को नष्ट करने के लिए अपनी सेनाओं को संयुक्त किया था, और साथ में आम लोगों का एक देश भी लाया था। कुबलर गर्व से भर गया जब उसने लेलिन को समझाया। महाराज, मेरी वर्तमान पहचान के कारण यहाँ कुछ परेशानी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा। उसे दूसरों द्वारा फंसाया गया था और वह औरोबोरोस कबीले द्वारा वांछित था, इसलिए आरोप हटाए जाने से पहले वह अपराधी की तरह व्यवहार किए जाने से डरता था। नहीं, ये तो पहले से ही यहाँ है, लेलिन ने बताया। जल्द ही पास के दलदल से कुछ गहरी काली परछाइयां उभरने लगीं। तारांकन रॉ। तारांकन 2 उच्च ऊर्जा वाले सर्प के आकार के जीवित प्राणी अचानक उभरे, जो एक बड़ी छपाक की आवाज करते थे। उनके सिर पर 2 मैगी की आकृतियां देखी जा सकती थीं। ये औरोबोरोस कबीले का मुख्यालय भी नहीं है, फिर भी परिधि पर रैंक 2 उच्च ऊर्जा वाले जीव और रैंक 2 मैगी गश्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका आधार बहुत मजबूत है।
लेलिन को मैगी द्वारा सवार किए गए सर्प के आकार के जीवित प्राणियों के रक्त की प्रतिध्वनि महसूस हुई। वास्तव में वे कैमोइन सर्प के रक्त संबंधी वंशज प्रतीत होते थे। कुबलर, इस जगह पर पैर रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं गए? जहां दोनों वॉरलॉक खड़े थे वहां से एक आश्चर्यचकित करने वाली आवाज प्रसारित हुई और वह घबराई हुई नहीं लग रही थी। इन परिस्थितियों में लेलिन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुबलर वास्तव में निर्दोष था। जमीनी स्तर के सैनिकों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था और उन्होंने उस पर नजर पड़ने से पहले ही हमला करना शुरू कर दिया था। यह मेरी गलती नहीं है, जॉनी ने मुझे फंसाया है। कुबलर ने अपनी आवाज ऊंची की, उसका चेहरा लाल हो गया। हमें विवरण की परवाह नहीं है, केवल इस तथ्य की परवाह है कि आपने फॉस्फोरेसेंस दलदल में कदम रखने की हिम्मत की और एक बाहरी व्यक्ति को साथ ले आए। एक अन्य जादूगर ने तुरंत आगे कहा, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं कोई साधारण बाहरी व्यक्ति नहीं हूं। लेलिन ने मंद मंद मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ाया और कैमोइन की रक्त रेखा और रैंक 3 आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर में एकत्रित किया, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। एक तूफान की तरह ऊर्जा ने स्वेच्छापूर्वक और हिंसक रूप से सब कुछ बहाकर ले जाना शुरू कर दिया। सत्ता में भय प्रेरक प्रकार की परिचितता ने 2 निम्न श्रेणी के प्राणियों को कांपने और सम्मान से सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। एक महान रैंक 3 ब्लडलाइन वॉरलॉक। आप कौन हैं? आपसे मिलना सम्मान की बात है। अन्य 2 रक्तवंशी योद्धा जिनके पास विशालकाय कैमोइन सर्प की वंशावली थी, उन्होंने तुरंत लेलिन से दमन महसूस किया। उन्होंने अपना पूरा सम्मान दिखाने के लिए घुटने टेक दिए। मैं एक दूर से आया हुआ घुमक्कड़ हूं और अनजाने में मैंने एक वॉरलॉक विरासत स्वीकार कर ली। रास्ते में मेरी मुलाकात कुबलर से हुई और मैं ओरोबोरोस कबीले पर एक नज़र डालना चाहता था। क्यों? क्या मेरा स्वागत नहीं है? लेलिन ने उदासीनता से पूछा। जरूर, जरूर, आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। 2 वॉरलॉक के बीच रक्त संबंध नकली नहीं हो सकता। इसलिए दोनों जादूगरों को पूरा यकीन था कि लेलिन शुद्ध विशालकाय कैमोइन सर्प वंश का जादूगर था। और यह स्तर पूरे ओरोबोरोस कबीले में सबसे ऊंचा था। कौन उसे अपमानित करने का साहस करेगा? अच्छे से, हमें रास्ता दिखाओ। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और आदेश दिया। हाँ, हाँ, कृपया इस तरफ से। दोनों जादूगरों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर तुरंत लेलिन को एक विशाल सांप की पीठ पर बैठने का प्रस्ताव दिया। कुबलर को अगला प्रस्ताव दिया गया और वह मन ही मन प्रभावित हो गया। एक जादूगर को गुप्त रूप से संदेश भेजते देखा जा सकता था, संभवतः दूसरों को सूचित करने के इरादे से, लेकिन लेलिन ने इस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। रैंक 2 सर्प दलदल में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिससे भय का ऐसा माहौल बन रहा था कि अन्य सभी जानवर उसके रास्ते से दूर हो गए। ये सांप किस प्रजाति का है? लेलिन ने अपने पैरों के नीचे गहरे हरे रंग के तराजू को सहलाया। ये प्राणी एक उन्नत संस्करण है जिसे हमने रक्त रेखाओं के एक विशेष संयोजन का उपयोग करके बनाया है। उनकी क्षमताएं ओरोबोरोस कबीले के लिए बहुत उपयुक्त हैं। रैंक 2 वॉरलॉक ने तुरंत जिज्ञासु लेलिन को समझाया, उसे प्रसन्न करने की उम्मीद में। इससे ये स्पष्ट होता है कि मैंने ऐसी जानकारी पहले क्यों नहीं देखी। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? मैरोन। मेरा नाम मारोन है, मेरे प्रभु। मारोन नामक जादूगर ने तुरंत अपनी आंखों में खुशी के भाव के साथ उत्तर दिया। ठीक है मारोन। लेलिन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि सम्मान पाने के लिए क्या करना चाहिए। दोनों विशाल सांप बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लगभग 10 मिनट में लेलिन ओरोबोरोस कबीले की गहराई तक पहुंच गया। यहाँ विशाल संरचनाओं की एक पंक्ति को एक साथ जोड़कर एक छोटे पैमाने का मैगस शहर बनाया गया था और द्वार के सामने विशालकाय कैमोइन सर्प की 2 विशाल पत्थर की मूर्तियां स्थापित थीं। नाजुक काले शल्कों और भयंकर पुतलियों के कारण वे ऐसे दिखते थे जैसे कि वे जीवित हों। इस समय वॉरलॉक का एक छोटा समूह पहले से ही गेट के पास इंतजार कर रहा था। हाहा, घर में आपका स्वागत है मेरे रक्त संबंधी भाइयों। एक युवा वॉरलॉक जो एक भूत की तरह दिखता था, छोटे समूह के सामने खड़ा था। उसकी आंखें जो लेलिन को देखते ही बैंगनी चमक के साथ चमक उठीं। वह आगे बढ़ा, अपनी बाहें फैलाईं और उसे गले लगा लिया। धन्यवाद। लेलिन ने अस्वाभाविक रूप से गले लगाया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ? ओह, हाहा, मेरी तरफ देखो। मैं आपके आगमन से इतना उत्साहित हूं कि मैं अपना परिचय देना ही भूल गया। उस व्यक्ति की त्वचा बहुत गोरी और सुंदर थी, जिससे एक अजीब सा आकर्षण निकलता था, जो कि वॉरलॉक में एक सामान्य विशेषता है। मेरा नाम रॉबिन है। शायद आपको ये पता न हो, लेकिन जब तक किसी वॉरलॉक में कैमोइन का खून है, उसे हमारे परिवार का हिस्सा माना जाएगा। मेरा भाई। लेलिन विपरीत पक्ष की आभा को महसूस कर सकता था और यह उसके अपने कैमोइन के रक्तवंश के समान था। वास्तव में अपने आध्यात्मिक बल के आधार पर लेलिन को यकीन था कि युवा वॉरलॉक ने न केवल रैंक 3 वॉरलॉक का दर्जा प्राप्त कर लिया था, बल्कि अपनी ताकत और आध्यात्मिक बल के साथ उच्च स्तर पर भी आगे बढ़ गया था। ओह, मैं समझा। मेरा नाम लेलिन है। हाँ, लेलिन सही है।
मेरे पीछे आओ, एक प्रभु आपसे मिलना चाहता है। रॉबिन ने उत्साह के भाव के साथ लेलिन की बांह पकड़ ली और अपने पीछे खड़े कुबलर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। भगवान, हो सकता है ये। लेलिन की पुतलियां फैल गईं। हाँ, ये सही है। मेरे शिक्षक, एक रैंक 4 वॉरलॉक, सुबह का सितारा जादूगर ड्यूक गिलबर्ट हमारे नए खून से मिलने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। रॉबिन ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। नाम सुनते ही सभी जादूगरों ने सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक साथ अपना सिर झुकाया। रैंक 4 वॉरलॉक, सैद्धांतिक रूप से यह विशालकाय कैमोइन सर्प वंश के एक जादूगर के लिए उच्चतम स्तर था। वास्तव में ये पूरे मध्य महाद्वीप के लिए भी एक उच्च स्तर था। यहाँ तक कि ओरोबोरोस कबीले में भी इस स्तर पर 3 से अधिक जादूगर नहीं थे। लेलिन ने गहरी सांस ली। ये वास्तव में एक सम्मान की बात है। आना, मेरे पीछे आओ। रॉबिन ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया तथा शेष वॉरलॉक सम्मानपूर्वक उसके पीछे पीछे चलने लगे। लेलिन ने देखा कि कैसे सभी वॉरलॉक रास्ते में रॉबिन के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रॉबिन न केवल कबीले में उच्च पद पर था, बल्कि उसके पास बहुत अधिक अधिकार भी थे। रॉबिन का पीछा करते हुए वह अजीब शैलियों वाली विभिन्न विचित्र इमारतों के पास से गुजरा। वहां सभी प्रकार के लोग मौजूद थे और इससे पहले कि लेलिन उन्हें पहचान पाता, रॉबिन उसे दूसरी इमारत में ले गया। एक कोने से गुजरने के बाद काले सुनहरे कपड़े पहने एक और जादूगर सामने आया। उसके चेहरे पर रहस्यमयी काले रंग के छल्ले भी थे। जॉनी कुबलर, जो लेलिन के पीछे चल रहा था, ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह भयभीत होकर लेलिन की छाया में छिप गया। मार्क्विस रॉबिन को नमस्कार। जॉनी रॉबिन के सामने आया और फिर कुलीनता के शिष्टाचार का उपयोग करते हुए उसका अभिवादन किया। ये काउंट जॉनी है। यहाँ मैं आपको लेलिन से मिलवाता हूँ। वह रैंक 3 का जादूगर है जो हमारे कबीले में शामिल होने वाला है। रॉबिन हल्का सा मुस्कुराया। तो ये लॉर्ड लेलिन है। जॉनी ने सिर झुकाकर कहा, हालांकि हम पहली बार मिल रहे हैं, फिर भी मेरी एक विनती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस पर सहमत हो सकते हैं। अगर यह कुबलर के बारे में है, तो मुझे डर है कि मैं सहमत नहीं हो सकता। लेलिन ने तुरंत उत्तर दिया। ये वास्तव में शर्म की बात है। जॉनी ने उदासीनता से उत्तर दिया, थोड़ा भी हताश नहीं दिख रहा था, जिससे लेलिन अंदर से कांप उठा। क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं ही पूछ रहा हूं? इसी समय एक और आवाज सुनाई दी। मार्क्विस वुड। लेलिन और रॉबिन के अलावा अन्य वॉरलॉक ने तुरंत सिर झुकाया। लेलिन ने उसकी ओर देखा। वह एक गोरा, मध्यम आयु का व्यक्ति था। उसके चेहरे पर चमक और दृढ़ता थी, तथा उसका आभामंडल भी प्रभावशाली था। उसके शरीर पर विशालकाय कैमोइन सर्प का रक्त भी था, और यह रॉबिन पर भी हावी था। कुबलर एक अपराधी है जिसने मुझसे एक बहुमूल्य खजाना चुरा लिया है। मुझे आशा है कि आप उसे मुझे सौंप देंगे। वुड की नजरें लेलिन पर टिकी थीं और उसमें से दबाव निकल रहा था। कुबलर का चेहरा पीला पड़ गया था और जॉनी के चेहरे पर संतुष्टि देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे एक नया मालिक मिल गया है, इसलिए जॉनी ने तुरंत किसी और से मदद मांगी। तो क्या आप उसे सौंप रहे हैं? उस क्षण लेलिन के मन में अनेक विचार कौंधे। सतह पर वुड वास्तव में एक विशालकाय कैमोइन सर्प जादूगर था, जबकि ब्लैक होरल स्नैक वंश वाले जॉनी की तुलना में उसका वंश अधिक महान था। इसके अलावा वह रैंक 3 में आ गया था और केवल लाभ को ध्यान में रखते हुए कुबलर को छोड़ देना ही बेहतर था। रैंक 1 मैनकेस्ट्रे वॉरलॉक, जिसके आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, को रैंक 3 जायंट कैमोइन सरपेंट वॉरलॉक से अनुकूल प्रभाव के लिए आदान प्रदान करना इस व्यापार में विचार करने के लिए बहुत कम था। जॉनी को यह बात समझ में आ गई और वह तुरंत प्रसन्नचित हो गया, जबकि कुबलर पराजित दिखाई दिया। माफी चाहता हूं, लेकिन नहीं। लेलिन की आवाज सुनाई दी, जिससे कुबलर को अपनी निराशा से उबरने में मदद मिली। मालिक, कुबलर ने भावुक होते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। वुड की तलवार की तरह तीखी नजर लेलिन की ओर घूमी। क्या तुमने इस पर अच्छी तरह से विचार किया है? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट रूप से। लेलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी नजरों से नजर मिलाई। उनकी पिछली दुनिया में विचार के 3 तरीकों की बात की गई थी, लेकिन लेलिन के सिद्धांतों ने बहुत पहले ही आकार ले लिया था और वे लाभ को प्राथमिकता देने वाले थे। जब भी उसे कोई विकल्प चुनना होता तो वह अपने फायदे पर विचार करता और सबसे अच्छा रास्ता चुनता। इस प्रकार की विचारधारा केवल मूर्त लाभों के बारे में नहीं थी, इसमें प्रतिष्ठा, पारिवारिक और रोमांटिक प्रेम तथा ऐसी अन्य बातों को भी ध्यान में रखा गया था। बेशक ये सब व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। कुछ लोगों का मानना था कि प्रेम अमूल्य है और उन्होंने इसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, जबकि अन्य का मानना था कि इसका मूल्य 50,000 या 100,000 इकाई है। इसके बाद वे संबंधित चुनाव करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि समय काम करने या परिवार के साथ बाहर जाने में व्यतीत किया जाता है, तो लेलिन का मानना था कि एक दिन काम करने से 100 यूनिट्स का लाभ होगा, लेकिन परिवार के साथ काम करने से उसे 300 यूनिट्स का नुकसान होगा, लेकिन दिल की खुशी से उसे 600 यूनिट्स का लाभ होगा। कुल लाभ 200 होगा।
चीजों की तुलना करते समय वास्तव में परिवार के साथ बाहर जाना बेहतर था। इस तर्क का प्रयोग करें तो यदि उनके काम से उन्हें 1000 रुपये की कमाई होती है और परिवार के साथ बाहर जाने का मूल्य 300 रुपये है, तो काम जारी रखना एक स्पष्ट निर्णय था। अब कुबलर को सौंपने से वुड को उनके बारे में अच्छी धारणा मिल सकती है और इस समयावधि के लिए एक अच्छा आधार मिल सकता है। हालांकि दीर्घकाल में लाभ हानि की भरपाई नहीं कर पाता। कुबलर ने मेरा पीछा किया और मुझे ओरोबोरोस कबीले के पास ले आया। बदले में मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। ये सब समान विनिमय के सिद्धांत का अनुपालन करता है। यदि मैं अब उसे छोड़ दूं तो न केवल मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि मैं अपने मूल्यों को भी त्याग दूंगा। इसके अलावा निश्चित रूप से मुझ पर कई सरदारों की नज़र है। यदि मैं बहुत अधिक कठोर दिखूंगा तो वे निश्चित रूप से निराश होंगे। इससे भविष्य में अंततः नुकसान होगा, जो वुड को अपमानित करने से भी अधिक बुरा है। हालांकि मैगी आमतौर पर ठंडे और तर्कसंगत थे, लेकिन नेताओं को हमेशा आशा, गर्मजोशी और बलिदान की वकालत करनी पड़ती थी। यदि संगठन के निचले स्तर के लोग स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तथा वे स्वयं को बलिदान करने के लिए पर्याप्त रूप से तत्पर नहीं होंगे, तो अंततः उन्हें क्या लाभ मिलेगा? किसी भी समूह का सार उच्च और निम्न स्तर की असमान जिम्मेदारियां थीं। ईमानदारी से कहें तो वुड महज एक रैंक 3 वॉरलॉक था। जैसे ही लेलिन अंदर आएगा, उसकी स्थिति भी वैसी ही होगी। अधिक से अधिक उनकी ताकत में थोड़ा सा अंतर होगा। क्या वुड वास्तव में कुछ करने की हिम्मत कर सकेगा? यदि वह अभी पीछे हट जाए तो देखने वाले तुरंत निराश हो जाएंगे और फिर कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। इनकी तुलना करने के बाद लेलिन ने अंततः वह विकल्प चुना जो उसके लिए सबसे अधिक लाभदायक था। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि भविष्य में आपको इसका पछतावा नहीं होगा। वुड के नथुनों से सफ़ेद हवा की 2 धाराएं निकलीं जब उसने लेलिन को घूर कर देखा। अपने लबादे को झटकते हुए वह बगल से निकल गया। जॉनी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। चिंता मत करो, जैसे ही आप हमारे ओरोबोरोस कबीले में प्रवेश करेंगे, आपको मार्क्वेस का पद दिया जाएगा। वुड खुले में आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। रॉबिन का मानना था कि लेलिन वुड के बदला लेने से चिंतित था और उसने तुरंत उसे सांत्वना दी। तो अगर मैं इसमें शामिल नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब यह है कि वह बहुत जल्दी बदला लेगा? लेलिन ने आंखें घुमाईं, लेकिन वह बता सकता था कि उसे उनके संगठन में आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, बेशक। यदि मैं ओरोबोरोस कबीले के पास न जाऊं तो और कहां जा सकता हूं? हाहा, रॉबिन जोर से हंसा और लेलिन के कंधे पर थपथपाया, बिल्कुल। पूरे मध्य महाद्वीप में ओरोबोरोस कबीला विशालकाय कैमोइन सर्प जादूगरों के लिए शामिल होने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आपने सही चुनाव किया था। ठीक है, चलो भगवान को ज्यादा देर तक इंतजार न करने दें। लेलिन ने उसे याद दिलाया। यदि रॉबिन के संगठन में रैंक 4 के वॉरलॉक न होते तो वह इतनी आसानी से सहमत नहीं होता। अरे हाँ, मेरे साथ आओ। ये याद करते हुए कि काम हाथ में था, रॉबिन ने तुरंत आगे बढ़कर काम शुरू कर दिया। दोनों चलते हुए बातें करते रहे और कुछ बाधाओं को पार करने के बाद अंततः वे एक छोटे से विला के सामने पहुंचे। मेरे गुरु गिलबर्ट बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। इसमें किसी शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहें। रॉबिन ने लेलिन की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर विला का दरवाजा खोलकर लेलिन को अंदर ले आया। इस स्तर पर सारा फर्नीचर साधारण था, लेकिन बहुत ही चतुराई से रखा गया था, जिससे बहुत ही गर्मजोशी भरा माहौल बना हुआ था। रॉबिन ने बाकी लोगों को बाहर ही छोड़ दिया और लेलिन को सीधे दूसरे तल पर स्थित अध्ययन कक्ष में ले गया। गुरु, मैं लेलिन को यहाँ लाया हूँ। रॉबिन ने लकड़ी के दरवाजे से हल्के से बात की, जो फिर स्वचालित रूप से चरमराहट के साथ खुल गया। ड्यूक गिलबर्ट को नमस्कार। जिस समय लेलिन अंदर गया, उसने पहले तो आसपास के माहौल या ड्यूक गिलबर्ट के रूप रंग पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे सलाम किया। अच्छे बच्चे, अपना सिर उठाओ और मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो। ये सुनकर लेलिन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें इधर उधर घूम गईं। ये स्थान पुस्तक अलमारियों से भरा हुआ था। काले ट्रफल्स की महक आ रही थी और लाल डेस्क के पीछे एक गंजा बूढ़ा आदमी नाइट गाउन पहने हुए था। वह पूरी तरह से साफ सुथरा था, उसके शरीर पर महीन झुर्रियों की परतें थीं। क्या ये रैंक 4 वॉरलॉक मॉर्निंग स्टार मैगस का क्षेत्र है? यद्यपि लेलिन की इंद्रियां औसत रैंक 3 वॉरलॉक की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं, लेकिन उसने अपने सामने इस व्यक्ति को महसूस नहीं किया था। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि से डेस्क के पीछे कोई नहीं था, लेकिन उनकी आंखों के सामने जो कुछ था, उससे ये सिद्ध हो गया कि वह सचमुच वहां मौजूद थे। इस असमानता से लेलिन को चक्कर आने लगा। गिलबर्ट की आंखों में ज्ञान की चमक उठी। उन्होंने एक पल के लिए लेलिन को देखा और फिर निष्कर्ष निकाला, तुम बहुत युवा हो। आपकी उम्र 100 भी नहीं हुई है और आप रैंक 3 वॉरलॉक तक पहुंच गए हैं। यद्यपि विशालकाय कैमोइन सर्प वंश से समर्थन प्राप्त हुआ था, फिर भी आपकी प्रतिभा और प्रयास सराहनीय हैं। क्या आप मेरे छात्र बनने के लिए तैयार हैं?
गिलबर्ट ने एक क्षण चुप रहने के बाद पूछा। बिल्कुल, मैंटा को नमस्कार। लेलिन ने तुरंत सिर झुकाया। चूंकि वह पहले ही उनके संगठन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुका था, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा करने में कोई नुकसान नहीं था। इसके अलावा, ये रैंक 4 वॉरलॉक उसका मार्गदर्शन करने में सक्षम था। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। मैं पहले से ही शिष्यों को छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भेजा गया है। गिलबर्ट ने हंसते हुए कहा, उसके चेहरे पर झुर्रियां उभर आईं। बधाई हो लेलिन, अब से तुम मेरे जूनियर हो। रॉबिन ने उसे बधाई दी। यह आपके सीनियर हैं, रॉबिन। कुछ अन्य लोग भी हैं जो यहाँ नहीं हैं। मैं भविष्य में आपको उनसे मिलवाऊंगा। गिलबर्ट स्पष्टतः बहुत प्रसन्न था। इसके अलावा, आपका पद और क्षेत्र भी जल्द ही आपको दे दिया जाएगा। रॉबिन तुम्हें इन सभी मामलों की देखभाल करने के लिए लाएगा। आप दूसरे महाद्वीप से हैं, हाँ? रॉबिन, उसे मेरे भंडार कक्ष में ले आओ और उसे क्रिस्टल एक दिखाओ और उसे मध्य महाद्वीप में हमारे मैगी के बारे में बेहतर समझ प्रदान करो। गिलबर्ट ने एक ही नज़र में बहुत सी बातें समझ ली और लेलिन को किसी भी बात का खंडन करने का मौका नहीं दिया। समझ गया, गुरुवर। रॉबिन और लेलिन कमरे से बाहर जाने से पहले केवल झुककर प्रणाम कर सके। यही तो, लेलिन अभी भी अविश्वास में था। क्या ये बहुत सरल नहीं था? आधिकारिक रूप से हमसे जुड़ने के लिए स्पष्टतः बहुत कुछ करना होगा। हालांकि, चूंकि आप गुरु के छात्र हैं, इसलिए चीजें अलग होंगी। रॉबिन ने ये सब तथ्यात्मक रूप से कहा। इसके अलावा, आपको अभी भी कुछ विविध मुद्दों का ध्यान रखना होगा। गुरु का मतलब है कि आप उससे दोबारा मिलने से पहले हर चीज का ध्यान रखें। इसके बाद वह विचार करेंगे कि आपको कौन सा ज्ञान दिया जाए। वैसे, शीर्षक और क्षेत्र के बारे में ये सब क्या है? लेलिन ने जल्दी से पूछा। अरे ऐसा है, हमारे ओरोबोरोस कबीले में शामिल होने वाले सभी आधिकारिक वॉरलॉक को एक शीर्षक और एक निर्धारित क्षेत्र प्राप्त होगा। रॉबिन ने विस्तार से लेलिन को सब कुछ समझाना शुरू किया, क्योंकि अब वे दोनों एक ही पक्ष में थे। रॉबिन के माध्यम से लेलिन को पता चला कि ओरोबोरोस कबीले के भीतर पदानुक्रम सामंती कुलीनता के समान ही लागू किया गया था। उच्चतम से निम्नतम तक 5 रैंकिंग थी, ड्यूक, फिर मार्क्विस, काउंट, विस्काउंट और फिर बैरन। रैंक 1 वॉरलॉक बैरन थे, रैंक 2 विस्काउंट थे, रैंक 3 अर्ल थे। फिर आश्चर्य हुआ यदि विशालकाय कैमोइन सर्प जादूगर रैंक 3 तक पहुंच गए, तो उन्हें तुरंत मार्क्विस की उपाधि मिल जाएगी। इससे लेलिन को यह एहसास हुआ कि भेदभाव हर जगह होता है। ये सौभाग्य की बात थी कि वह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में था, न कि वह वर्ग जिसके साथ भेदभाव किया जाता था। रैंक 4 वॉरलॉक तब ड्यूक होंगे। उसे जो पद और व्यवहार मिलेगा वह उसकी उपाधि से संबंधित होगा। ओरोबोरोस कबीले में कुल 3 ड्यूक थे। उन्होंने एक एल्डर्स एसोसिएशन का गठन किया था और उन्हें महान एल्डर, द्वितीय और तृतीय एल्डर कहा जाता था, और ओरोबोरोस कबीले में उनका सबसे अधिक अधिकार था। इसमें और भी अधिक मतभेद थे। यदि वॉरलॉक के पास विशाल कैमोइन सर्प या ब्लैक होरल स्नैक का वंश होता तो उनका शीर्षक मूल्यांकन और क्षेत्र बहुत जल्दी दिया जाता। हालांकि, अगर यह मैनकेस्ट्रे जैसी रक्तरेखा होती, तो चीजें थोड़ी अधिक कठिन होती। उदाहरण के लिए, क्रुबलर को ही लीजिए। यद्यपि उन्हें बैरन की उपाधि दी जा सकती थी, लेकिन अब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई थीं। क्षेत्र और इस तरह, इसके बारे में कोई शब्द नहीं था। लेकिन लेलिन अलग था, क्योंकि वह एक शुद्ध विशालकाय कैमोइन सर्प वंश का वॉरलॉक था, साथ ही तीसरे बड़े ड्यूक गिलबर्ट का छात्र भी था। उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी और उन्हें प्राथमिकता दी गई। उन्हें शीघ्र ही उपाधियां और क्षेत्र प्रदान कर दिए जाएंगे, तथा उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार भी किया जाएगा। रॉबिन लेलिन को तुरंत बाहर नहीं लाया, बल्कि तहखाने की ओर चला गया। ये ड्यूक गिलबर्ट के निर्देशानुसार था, जहां रॉबिन लेलिन को कुछ दिखाने के लिए लाया था। लेलिन, क्या तुमने मॉर्निंग स्टार मैगी के मंत्र देखे हैं? चलते समय रॉबिन कभी कभी लेलिन से बात करता था। मॉर्निंग स्टार मैगी के मंत्र? बिल्कुल नहीं। लेलिन की भावनाएं आसमान छूने लगी। क्या आपका मतलब है कि हम ये देखने जा रहे हैं? ऐसी अफवाहें थीं कि मॉर्निंग स्टार मैगी अपनी भुजाओं की एक लहर से पहाड़ों को हिला सकते थे और समुद्र को भर सकते थे, तथा अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर स्वर्ग को नष्ट कर सकते थे और पृथ्वी को तहस नहस कर सकते थे। यह विचार आते ही लेलिन का दिल जलने लगा। मैंने तो यही सोचा था। गुरु गिलबर्ट का मानना था कि मॉर्निंग स्टार मैगी के हमले को देखने के बाद ही आप अपने मार्ग को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। रॉबिन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह तुम्हें डराएगा नहीं। ये कैसे संभव है? लेलिन अनायास ही हंस पड़ा। यदि यह अतीत में हुआ होता, तो ऐसा हो सकता था, लेकिन उसने मॉर्निंग स्टार स्कॉर्पियन मैन से रक्त संबंधी स्मृतियों का एक हिस्सा प्राप्त किया था। उसने एक प्राचीन पौराणिक युद्ध भी देखा था, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे डरा सके। उम्मीद है। रॉबिन के होठों पर हल्की मुस्कान थी। लेलिन की तरह, वह विला से बाहर नहीं निकला और भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश किया। तारांकन क्लैंग।
तारांकन धातु का दरवाजा खोलने के बाद लेलिन की आंखों के सामने एक बड़ी जटिल भूल भुलैया दिखाई दी। ये भटकाव वाली भूल भुलैया है, एक जादू पैटर्न जिसे हम मध्य महाद्वीप के मैगी उपयोग करना पसंद करते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः प्रेरी और रक्षात्मक बल के रूप में किया जाता है। रॉबिन ने लेलिन को समझाया, हमारे गुरु के छात्र के रूप में हमारे पास पहले और दूसरे स्तर में प्रवेश करने की शक्ति है। जहां तक गहरे स्तर की बात है, हमारे गुरु ने अभी तक इसे हमारे लिए नहीं खोला है। इसके तुरंत बाद वह लेलिन के सामने खड़ा हो गया और भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर मुस्कुराते हुए बोला, खोलो। काचा काचा। तारांकन चट्टान की एक परत गिर गई और भूल भुलैया की दीवार पर एक विशाल पुतली प्रकट हुई। याद रखो, यह मेरे गुरु का एक और छात्र है, लेलिन। उसके पास भी वही अधिकार होंगे जो मेरे पास हैं। मास्टर जी ने मुझे पहले ही बता दिया है। विशाल नेत्र से एक आध्यात्मिक शक्ति की छाप फैल रही थी। लेलिन बता सकता था कि यह भूल भुलैया का केंद्र था, जो आत्मा जिनके समान था। विशाल आंख सीधे लेलिन को घूर रही थी। उसी क्षण एक हल्का बल क्षेत्र लेलिन को घेरे हुए था और वह तनावग्रस्त हो गया। सौभाग्य से ये बल क्षेत्र आक्रामक नहीं था और केवल लेलिन को घेर रहा था। अपनी आभा का कुछ हिस्सा निकालने के बाद वह चला गया। तारांकन धमाका। तारांकन भूल भुलैया खत्म हो गई और एक रास्ता दिखाई दिया। दोनों तरफ अलग अलग छोटे दरवाजे थे जिन पर निशान लगे हुए थे। यह मेंटर की प्रयोगशाला और भंडार कक्ष है। विला में सब कुछ दिखावा है। मेरे पीछे आओ। रॉबिन रास्ते पर आगे बढ़ गया, जबकि लेलिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ रॉबिन ने लेलिन को लगभग 5 मिनट तक मार्गदर्शन दिया और फिर अंदर जाने से पहले दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, उन्होंने दरवाजे पर एक उत्कीर्णन देखा जिस पर लिखा था, इमेज रिसोर्स रूम। इस भंडार कक्ष में बहुत ही अंधकार था। विभिन्न रंगों से टिमटिमाते क्रिस्टल अपनी शानदार किरणें बिखेर रहे थे। क्रिस्टल नंबर 1, ये यही है। रॉबिन ने एक मुट्ठी के आकार की लकड़ी की शेल्फ पर रखा एक लाल क्रिस्टल उठाया और उसे कमरे के बीच में एक गड्ढा बनाकर एक कुर्सी पर रख दिया। यह एक प्रक्षेपण क्रिस्टल है। हम इसका उपयोग महत्वपूर्ण फुटेज को संग्रहित करने के लिए करते हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग या उच्च रैंकिंग शक्तियों के बीच लड़ाई। बज बज। तारांकन मंत्र निर्माण सक्रिय होने के बाद कमरे में रोशनी मंद हो गई, लगभग अंधेरा हो गया। कुर्सी पर रखा लाल क्रिस्टल अचानक चमक उठा। एक चमकदार रोशनी नीचे चमक उठी। लेलिन ने खुद को एक छोटी पहाड़ी के ऊपर खड़ा पाया। जहां तक नजर जाती थी, हरे भरे मैदान फैले हुए थे। उसने अपने पास से उड़ते हुए एक काले रंग के कीड़े को पकड़ लिया और वह उसकी हथेली से होकर दूसरी ओर चला गया। 3D होलोग्राम। यह एआई चिप के सिमुलेशन के बहुत समान है। लेलिन ने विस्मय से आह भरी। विज्ञान और जादू के चरम पर निश्चित रूप से उनके बीच समानताएं थीं। यह मध्य महाद्वीप के इतिहास में घटित एक क्लासिक युद्ध है। ये हमलावर है। रॉबिन लेलिन के पास आकर पूर्व की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दिया। दृश्य को करीब खींचा गया और एक मानव शहर दिखाई दिया। बगल में कई टुकड़ियां पंक्तिबद्ध थीं, जो एक भव्य वातावरण उत्पन्न कर रही थीं। लेलिन को सबसे ज्यादा हैरानी सदस्यों को देखकर हुई। वे सभी आधिकारिक मैगी थे। वहां एक भी सामान्य मानव या शूरवीर नहीं था। ये प्राचीन मेगास्कोर थॉर्न्ड हैमर की नकल है। सभी सदस्य आधिकारिक मैगी थे और टीम के नेता रैंक 2 मैगी थे। कप्तान और उपकप्तान रैंक 3 क्रिस्टल चरण मैगी थे और कोर एक बड़े पैमाने पर आग तत्व मंत्र का प्रदर्शन करने के लिए भी सहयोग कर सकते थे। इसकी सीमा बहुत बड़ी थी और औसतन इसकी ताकत 470 डिग्री से अधिक थी। रॉबिन ने लेलिन को समझाया। अब 2 मैगी थॉर्न्ड हैमर कोर से उड़कर बाहर आए। उनके शरीर की आभा लेलिन और रॉबिन की आभा से कहीं अधिक थी। उनमें युद्ध के दिग्गजों की जबरदस्त रक्त पिपासा झलक रही थी। यह आभा कोर के नियमित सदस्यों पर भी देखी जा सकती थी। लेलिन को पता था कि यह वीरता और विजय का आत्मविश्वास कई विजयों पर आधारित था। हर बार जब ये सेना दुश्मन के घोंसले को ध्वस्त कर देती थी, अपने दुश्मनों की हड्डियों पर पैर रखती थी, तो उन्हें अधिक आत्मविश्वास मिलता था, यहाँ तक कि वे पराजितों के आक्रोश को भी अपने अंदर समाहित कर लेते थे और अपने मंत्रों की शक्ति को भी बढ़ा लेते थे। ये प्राचीन सेना की युद्ध पद्धति थी। थॉर्न्ड हैमर कोर के 2 जादूगर उड़कर शहर की ओर दहाड़ने लगे। जाहिर है कि वे शहर को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित कर रहे थे। शहर की दीवार के ऊपर यह एक अकेले व्यक्ति को छोड़कर खाली था। यह इस लड़ाई में दूसरा पक्ष है, मॉर्निंग स्टार मैगस, फ्लेम मैनिपुलेटर, लॉर्ड कासन। रॉबिन की आवाज में श्रद्धा का भाव था। लेलिन ने इस मॉर्निंग स्टार मैगस को देखा। कासन नामक ये जादूगर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसा दिखता था, जो सोने के आलीशान वस्त्र पहने हुए था, जिसके दोनों ओर धातुएं लगी हुई थीं। उसके माथे पर एक ज्वलंत लाल जेड बैंड था। प्राचीन मागी की इस पूरी टुकड़ी का सामना करते हुए कासन के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को फटकारना शुरू कर दिया, संभवतः उन्हें ये कहते हुए कि वे पीछे हट जाएं, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।
वार्ता विफल होने के बाद संपूर्ण थॉर्न्ट हैमर कोर ने गर्जना की। शक्तिशाली और जटिल मंत्रों ने उन सभी को जोड़ दिया और मध्य हवा में 2 रैंक 3 क्रिस्टल चरण मैगी पर एकत्रित हो गए। वीडियो में भी भयावह लहरें लेलिन के हाव भाव बदलने के लिए पर्याप्त थीं। इस प्राचीन सेना के सामने वह केवल भाग सकता था और संभवतः वह सफलतापूर्वक बच निकलने में भी सक्षम नहीं था। इस समय फ्लेम मैनिपुलेटर कासन अंततः आगे बढ़ गया। उसके शरीर पर जादू की किरणों के छल्ले चमक उठे। अल्पविराम। पहला एक लाल मंत्र था जिसकी ऊर्जा तरंगें रैंक 1 को इंगित कर रही थीं। इसके बाद एक रैंक 2 मंत्र था। उसके शरीर पर प्रकाश के कुल 4 छल्ले चमक उठे और अंतिम मंत्र में इससे इतनी जबरदस्त तरंगें निकली कि रैंक 3 मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली थीं। रैंक 4 मंत्र। लेलिन ने रॉबिन की ओर देखा जो उसके बगल में था। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, शो शुरू होने वाला है। रॉबिन स्थिर होकर कासन को देख रहा था। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और प्रत्याशा स्पष्ट दिख रही थी। मूर्ख जादूगर, आज तुम्हें पता चलेगा कि प्राचीन मॉर्निंग स्टार जादूगर की गरिमा कैसे स्थापित हुई थी। कासन ने उचित शब्दों में चेतावनी दी। इसके तुरंत बाद उसके शरीर पर छोटी ऊर्जा की लहरें बढ़ गईं और ऐसा लगा कि वे बदलने लगी हैं, इस हद तक कि रैंक 3 क्रिस्टल चरण मैगी भी अत्यधिक भयभीत हो गए। रैंक 1 सहज मंत्र बर्निंग जोन। जैसे ही यह मंत्र कासन के शरीर से छोड़ा गया, इसने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया। रैंक 2 सहज मंत्र धधकते लगाव। आसमान में छोटी छोटी चिंगारियां पैदा हो गईं। रैंक 3 सहज मंत्र लावा क्षेत्र। आग की बड़ी मात्रा ने जमीन की सतह को झुलसा दिया जिससे लावा से भरी भूमि का निर्माण हुआ। रैंक 4 सहज मंत्र उल्का अवतरण। कासन की चीख के साथ ही आकाश में एक के बाद एक उल्काएं दिखाई देने लगीं। पूरक। प्राचीन मॉर्निंग स्टार मैगस अंतिम तकनीक अग्निवर्षा विनाश। 4 जन्मजात मंत्रों के संयुक्त होने के बाद समलन ने एक परिवर्तन उत्पन्न किया जिससे लेलिन का खून ठंडा हो गया। अंतिम तकनीक और ध्यान तकनीक। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन क्षितिज पर असंख्य उल्काएं फट गईं जिससे आग की वर्षा हुई। नीचे गिरती आग की प्रत्येक किरण की शक्ति 1000 डिग्री से अधिक थी। तारांकन बूम। धमाका धमाका। तारांकन। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया नष्ट हो रही है। धरती कांप उठी और आसमान रोने लगा। यहाँ तक कि आकाश भी इसे रोक नहीं सका, जिससे अनगिनत स्थानिक दरारें बन गईं जो शीघ्र ही नष्ट हो गईं। पिछले 2 रैंक 3 क्रिस्टल चरण मैगी एक वाक्य भी पूरा नहीं कर पाए थे इससे पहले कि वे ज्वलंत उल्काओं द्वारा टुकड़ों में टूट गए। इसके बाद एक विस्फोटों ने धरती पर तबाही मचा दी। विशाल क्षेत्र जिसके मध्य में शहर है एक अग्निमय नरक में बदल गया। कई थॉर्न्ट हैमर मैगी अग्नि वर्षा के आक्रमण का प्रतिरोध नहीं कर सके। वे केवल निराशा में देखते रह गए क्योंकि वे आग की लपटों में घिर गए थे। चून की विलुप्त होने की प्रचंड वर्षा ने बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लिया था, इसलिए बचने के सभी तरीके मजाक में बदल गए। ज्वलंत वर्षा की लहर गिरने के बाद संपूर्ण थॉर्न्ट हैमर सेना का सफाया हो गया। कासन जिस शहर में था उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरा इलाका जीवित नरक में बदल गया था। पृथ्वी की पपड़ी ढह चुकी थी, लावा उबल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वे लावा के सागर में पहुंच गए हों। तारांकन पाक। तारांकन वीडियो बंद हो गया और लेलिन के चेहरे पर सदमे का भाव बना रहा। वह काफी देर तक होश में नहीं आ सका। जिस क्षेत्र पर लॉर्ड कासन ने जादू किया था वह बाद में सक्रिय ज्वालामुखियों के क्षेत्र में बदल गया। हर साल इसमें कुछ बार विस्फोट होगा और कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे क्योंकि यह मौत का क्षेत्र बन जाएगा। रॉबिन अभी भी लेलिन को समझा रहा था। जब जादू की शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया जाता है तो क्या यह इतना भयानक दृश्य पैदा करेगा। लेलिन ने मन ही मन बुदबुदाया। उस घटना के बाद से मध्य महाद्वीप के सभी मॉर्निंग स्टार मैगी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि जब तक विशेष परिस्थितियां न हों वे मध्य महाद्वीप में अंतिम तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकते, न ही इतने बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नष्ट कर सकते हैं। रॉबिन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। इन मॉर्निंग स्टार फाइनल तकनीकों की सीमा बहुत भयानक थी और यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो और अधिक महान लड़ाइयां होने पर मध्य महाद्वीप पर रहना असंभव था। देर सवेर वे भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन युग समाप्त हो गया था। ओह, लेलिन ने आह भरी। अभी अभी का दृश्य देखकर वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गया था। यद्यपि उसके पास बिच्छू मानव की स्मृतियों के कुछ अंश थे, फिर भी मॉर्निंग स्टार प्राणियों और मैगी के बीच अंतर थे। वह उस प्राणी का भयानक रूप से मजबूत शरीर महसूस कर सकता था। जहां तक अंत में हुए युद्ध का प्रश्न है, वह इतना गहरा था कि उसे समझना उसके लिए कठिन था। अब एक मॉर्निंग स्टार मैगस था जिसने लेलिन को यह साबित कर दिया था कि एक बार जब वह रैंक 4 के दायरे में आगे बढ़ गया तो केवल साधारण मंत्र एक विशाल गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। रैंक 4 मंत्र की शक्ति का इतना भयावह प्रभाव कैसे हो सकता है? भले ही यह एक संयोजन मंत्र है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेलिन ने मन ही मन बुदबुदाया। रॉबिन ने अपना सिर हिलाया, जाहिर है वह कुछ अलग सोच रहा था।
हाँ, यह मॉर्निंग स्टार मैगस की अंतिम तकनीक का संयोजन है। प्राचीन काल की वर्जना। इसकी तुलना छोटे संयोजन मंत्रों से कैसे की जा सकती है? मंत्रों की व्यक्तिगत शक्ति को दोगुना करना संयोजन मंत्र की उपलब्धि का शिखर है। मॉर्निंग स्टार मैगस की अंतिम तकनीक का प्रवर्धन उससे 10 गुना अधिक है। यह असंभव है। नियमित मंत्र इस खपत का समर्थन नहीं कर सकते। जब तक कि लेलिन की आंखें चमक उठी, मानो उसने कुछ सोचा हो। बिल्कुल, आपने तो ये पहले ही सोच लिया है। इतना ही, केवल जन्मजात मंत्रों के संयोजन से, जो कम ऊर्जा की खपत करते हैं लेकिन महान प्रभाव रखते हैं, मॉर्निंग स्टार अंतिम तकनीक का निर्माण किया जा सकता है। प्राचीन उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें प्राचीन मागी द्वारा किए गए कई प्रयोगों का परिणाम हैं, जिनमें ऐसे सहज मंत्रों का निर्माण किया गया है जो संयोजन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसे चेतना के सागर में ठोस रूप दिया जा सकता है। रॉबिन ने तुरंत विवरण सुनाया। उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक में 4 स्तर होने चाहिए। यही कारण है, केवल वे ही जादूगर जो उच्च कोटि की ध्यान तकनीकों का पालन करके अपने जन्मजात मंत्रों का निर्माण करते हैं, रैंक 4 पर पहुंचने पर उन्हें संयोजित करने में सक्षम होते हैं, जिससे मॉर्निंग स्टार अंतिम तकनीक का निर्माण होता है। यही कारण है कि किसी भी उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक में चौथा स्तर सबसे मूल्यवान हिस्सा होता है। तो फिर उन मैगी के बारे में क्या ख्याल है जो अपने जन्मजात मंत्र मॉडल को मजबूत करने के लिए ग्राइंड वाटर का उपयोग करते हैं? लेलिन ने अचानक पूछा, और तब उसे अपने प्रश्न की मूर्खता का एहसास हुआ। ग्राइंड वाटर, एक सहज जादू मॉडल के साथ संयुक्त। क्या यह आपके गृहनगर में आगे बढ़ने का तरीका है? मध्य महाद्वीप में भी कुछ ऐसा ही है। शुक्र है कि आपने वह विकल्प नहीं चुना। रॉबिन के चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मॉर्निंग स्टार फाइनल तकनीक का संयोजन कई पीढ़ियों के प्रयोगों से प्राप्त बहुमूल्य अनुभव की परिणति है। जो जादूगर अपने जन्मजात मंत्रों को ठोस बनाने के लिए अनियमित तरीकों का प्रयोग करते थे, वे बहुत भाग्यशाली होते यदि वे इसके द्वारा नष्ट नहीं होते। एक संयोजन अंतिम तकनीक बनाने के लिए सपने देखते रहो। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वे स्वयं किसी विस्फोट में फंस जाएं। लेलिन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अंतिम तकनीक को शुरू से डिजाइन करने में आने वाली कठिनाई को समझा। यहां तक कि उन्हें अपनी एआई चिप के बावजूद ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। वे मागी केवल निराशा में रो सकते थे। इस बिंदु पर रॉबिन के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो मध्य महाद्वीप में ऐसे कुछ मॉर्निंग स्टार मैगी हैं। चूंकि अनेक जन्मजात मंत्र बहुत पहले ही ठोस रूप ले चुके हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन करने का बहुत कम अवसर है। हालांकि कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो रैंक 4 क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास मॉर्निंग स्टार अंतिम तकनीक नहीं होगी। अपने जन्मजात मंत्रों के अत्यधिक उपभोग के कारण वे रैंक 3 मैगी से केवल थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, और मध्य महाद्वीप में मॉर्निंग स्टार मैगी के लिए उन्हें अपमान के रूप में देखा जाता है। तो वरिष्ठ ने जो उल्लेख किया उसके आधार पर उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीकों से अंतिम तकनीक द्वारा निर्धारित की जाती है। लेलिन के मन में अचानक प्रश्न आया, तो फिर हमारे कैमोइन शिष्य के चौथे स्तर पर किस तरह की अंतिम तकनीक होगी? आपका अनुमान सही है। उच्च कोटि की ध्यान तकनीकों में से प्रत्येक अंतिम तकनीक निश्चित होती है। चूंकि जन्मजात मंत्र उच्च कोटि की ध्यान तकनीकों से निर्मित होते हैं, इसलिए उन्हें बदला नहीं जा सकता। अंतिम तकनीक से यह पता चल सकता है कि मॉर्निंग स्टार मैगस किस उच्च कोटि की ध्यान तकनीक का प्रशिक्षण लेता है। रॉबिन ने सिर हिलाया। जहां तक हम विशालकाय कैमोइन सर्प जादूगरों की मॉर्निंग स्टार की अंतिम तकनीक का सवाल है, तो वह है फ्लॉलेस मॉर्फिंग तकनीक, त्रुटिहीन मॉर्फिंग तकनीक। लेलिन हैरान था। वास्तव में लगभग सभी वॉरलॉक रैंक 4 तक पहुंचने के बाद मॉर्निंग स्टार की अंतिम तकनीक विकसित करते हैं, जो काफी हद तक समान होती है। यह एक दोषरहित मॉर्फिंग प्रभाव के समान है। वॉरलॉक के लिए उन्नति रक्तरेखा को लगातार शुद्ध करने और शरीर में परिवर्तन करने से आती है, जो रक्तरेखा के स्रोत के करीब पहुंचती है। यही कारण है कि रैंक 4 क्षेत्र तक पहुंचने के बाद हम मॉर्फिंग तकनीक का उपयोग भी कर सकते हैं और एक वास्तविक प्राचीन प्राणी के रूप का अनुकरण कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी सारी ताकत भी प्रदर्शित कर सकते हैं। रॉबिन भावुक होकर बोला। दूसरे शब्दों में, रैंक 4 तक पहुंचने के बाद विशालकाय कैमोइन सर्प जादूगर इच्छानुसार एक प्राचीन विशालकाय कैमोइन सर्प में बदल सकता है। लेलिन को मॉर्निंग स्टार क्षेत्र में मौजूद स्कॉर्पियन मैन की भयानक सहनशक्ति और ताकत की याद आई। यदि इसे वॉरलॉक के मस्तिष्क और मंत्रों के साथ जोड़ दिया जाए, ये सचमुच भयानक है। प्राचीन रक्तवंशी जीव मूलतः बहुत शक्तिशाली थे, और यहां तक कि मॉर्निंग स्टार मैगी भी मॉर्निंग स्टार के विशालकाय जानवरों को भड़काने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। यदि इन्हें वॉरलॉक की शक्तियों के साथ जोड़ दिया जाए, तो वे कितने दुर्जय हो सकते हैं। इसके बारे में सोचने मात्र से ही लेलिन उत्तेजित हो गया। अच्छा, ऐसा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्च कोटि की ध्यान तकनीकों के ठोस मंत्रों को संशोधित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक स्तर निश्चित है, क्योंकि यह प्राचीन मैगी द्वारा बनाया गया इष्टतम संयोजन है।
बिना किसी आंतरिक घर्षण के तथा बिंदु द्रव्यमान के बल के साथ, जिसे मॉर्निंग स्टार मैगी ने अत्यंत सघन बना दिया है, यह एक भयावह गुणात्मक परिणाम उत्पन्न करेगा। लेलिन को तुरंत अपनी चेतना के सागर में लाल आध्यात्मिक शक्ति कोर क्रिस्टल की याद आ गई। रैंक 3 पर पहुंचने के बाद क्रिस्टल ने एक जटिल 3 परत वाली टेसेलेटेड संरचना का निर्माण किया था। तीसरे स्तर का क्रिस्टल और भी अधिक जटिल हो गया था, रून और भी अधिक जटिल हो गए थे और उनके जन्मजात मंत्र इंटिमिडेटिंग गेज का निर्माण कर रहे थे। जब भयभीत करने वाली दृष्टि के रूनों को पहले वाले रूनों के साथ मिलाया गया तो नया रून एक अजीब लाल रंग का हो गया। बस कमी थी तो केंद्र में किसी चीज की जो इसे पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाने में मदद कर सके। ये संभवतः मेरी रैंक 4 मॉर्निंग स्टार अंतिम तकनीक का प्रोटोटाइप है। लेलिन ने आह भरी। अचानक उसे बहुत खुशी हुई कि उसने अपने एआई चिप के साथ सिम्युलेटेड कैमोइन के शिष्य के चौथे स्तर का उपयोग नहीं किया था। यद्यपि सिद्धांत रूप में एआई चिप का संस्करण उत्तम था, लेकिन भूमिगत दुनिया की अधिकांश उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों में चौथे स्तर का अभाव था। एकमात्र शक्ति ड्रैगन किंग की रहस्यमय शक्ति थी, जिसका उपयोग विशेष रूप से केवल ड्रैगन जाति द्वारा ही किया जा सकता था, तथा इसमें सभी जानकारियों का उल्लेख नहीं किया गया था। इस जानकारी के बिना लेलिन को नुकसान होने की वास्तविक संभावना थी। यदि ऐसा होता तो वह ये बहुमूल्य अवसर खो देता और उन बेचारे मॉर्निंग स्टार मैगी की तरह बन जाता, जो रैंक 4 तक तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास अंतिम तकनीक का अभाव था। वह भी अपने साथियों द्वारा तिरस्कृत होगा। हालांकि चूंकि वह इस संयोजन के पीछे के सिद्धांत को जानता था, इसलिए एआई चिप के साथ सिमुलेशन के माध्यम से वह वास्तविक चौथी परत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो गया। इस विचार पर लेलिन ने तुरंत आदेश दिया, एआई चिप, मेरे वॉलॉक जन्मजात मंत्र मॉडल को आधार के रूप में उपयोग करते हुए रैंक 4 जन्मजात मंत्र का अनुकरण करें। आवश्यकतानुसार फ्लॉलेस मॉर्फिंग तकनीक का संदर्भ लें। मिशन स्थापित। सिमुलेशन की शुरुआत। अनुमानित पूर्णता समय 158 वर्ष 9 महीने। हमेशा की तरह एआई चिप ने उसे एक खगोलीय आंकड़ा दिया। लेलिन ने अपनी आंखें घुमाईं। अपने से अधिक शक्तिशाली किसी भी वस्तु की गणना करते समय एआई चिप को हमेशा बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। इससे उनकी पिछली धारणाएं भी सत्यापित हो गईं। यदि वह स्वयं पर निर्भर रहे और एक उचित अंतिम तकनीक बनाने की कोशिश करें तो यह एक असंभव कार्य होगा। इस मामले में जब तक कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के मूल को नष्ट करने की योजना नहीं बनाते हैं और नए सिरे से पुनः प्रशिक्षण लेने का जोखिम नहीं उठाते हैं, तब तक ग्रिम वाटर का उपयोग करने वाले सभी मैगी तोप का चारा बनने के लिए अभिशप्त हैं। लेलिन ने अचानक आह भरी। मैगस वर्ल्ड जाल और खतरों से भरा हुआ था। ठीक है, चलो बाहर चलें। मॉर्निंग स्टार मैगी का परिचय यहीं समाप्त होगा। अचानक रॉबिन एक पल के लिए पीछे मुड़ा। इसके अलावा ये सारी जानकारी इतनी गोपनीय नहीं हो सकती है, लेकिन ये केवल कुछ संगठनों के उच्च अधिकारियों के बीच ही प्रसारित की जाती है। चिंता मत करो, मैं ये बात नहीं फैलाऊंगा। लेलिन ने तुरंत वादा किया, क्योंकि वह जानता था कि रॉबिन का क्या मतलब है। अच्छा, तब आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जागीर और व्यापारिक हॉल जैसी कुछ महत्वपूर्ण जगहें दिखाऊंगा। विशाल कैमोइन सर्प जादूगर हमारे सबसे मूल्यवान सदस्य हैं। आप हमारी सर्वोत्तम पेशकश का आनंद लेंगे। मध्य महाद्वीप में ओरोबोरोस कबीले की काफी प्रसिद्धि थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे नश्वरों और अनुयायियों से भरे एक विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे। इस भूमि के कुछ हिस्से अक्सर कबीले के उच्च पदाधिकारियों को दे दिए जाते थे। कबीले के कुछ जादूगरों ने अपने क्षेत्र में विशाल महल बनाए। वे वहीं रहना पसंद करते थे और मुख्यालय में कभी कभार ही आते थे। धीरे धीरे वे अपने परिवार का विस्तार करेंगे। दूसरी ओर अधिकांश वॉलॉक, जो आगे की प्रगति के लिए उच्च आशा रखते थे, इसके ठीक विपरीत थे। उन्होंने मुख्यालय में ही रहना पसंद किया तथा क्षेत्र का प्रबंधन किसी और को सौंप दिया। चूंकि लेलिन एक मार्क्विस था, इसलिए उसका क्षेत्र निस्संदेह काफी बड़ा होगा। जादुई क्रिस्टलों के साथ साथ अन्य संसाधनों का उत्पादन गरीब दक्षिणी तट और ट्वाइलाइट जोन से कहीं अधिक होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें मुख्यालय में निजी निवास के रूप में एक पृथक जागीर दी जाएगी। ट्रेडिंग हॉल स्टॉक एक्सचेंज जैसा था। हवा में लटकी एक स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित हो रही थी तथा विभिन्न रंगों में संख्याएं चमक रही थीं। बड़ी स्क्रीन के नीचे विभिन्न रैंकों के जादूगर जल्दी में दिख रहे थे और काउंटरों के पीछे खड़े कर्मचारियों से फुसफुसा रहे थे। हर संगठन में ऐसा ही स्थान था। यह एक हॉल के समान था जहां से मिशन जारी किए जाते थे तथा वस्तुओं के आदान प्रदान का कार्य भी यहीं से होता था। लेलिन ऐसे स्थानों से बहुत परिचित था, लेकिन उसने पहले कभी इतना बड़ा स्थान नहीं देखा था। स्क्रीन पर एक संदेश ने लेलिन को शर्मिंदा कर दिया। रैंक एक विशाल कैमोइन सर्प वॉलॉक एक सभ्य वंश के साथ। बीजों की एक रात की सिंचाई का अवसर बेचना। मूल्य 1000 योगदान अंक। अतिरिक्त शर्त, महिला का रूप मेरे द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यह लेलिन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। हाहा, रॉबिन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ।
पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरने के बाद अधिकांश वॉरलॉक परिवारों की रक्त रेखाएं कम हो जाएंगी। इस नियम के अपवाद मौजूद हैं, लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि विशालकाय कैमोइन सर्प योद्धाओं में भी ऐसे योद्धा हैं जिनकी रक्त रेखा इतनी कमजोर है कि वे काले होराल सर्प या यहाँ तक कि विशाल मैनकेस्ट्रे सर्प योद्धाओं से भी मेल खा सकते हैं। इसलिए वॉरलॉक परिवार आमतौर पर अपने लुप्त होते रक्त को सुधारने के लिए शुद्ध रक्त रेखाओं वाले लोगों की खोज करते हैं। कुछ कमजोर विशालकाय कैमोइन सर्प जादूगर हैं जो इस आय पर निर्भर रहते हैं। हालांकि वॉरलॉक के लिए संतान उत्पन्न करना कठिन है, लेकिन यदि वे बार बार प्रयास करें तो अंततः ऐसा हो ही जाएगा। मुझे पता है कि, लेलिन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह इस तरह के काम से काफी नाखुश थे जहां वे मूलतः खुद को वेश्यावृत्ति में झोंक रहे थे। वैसे तुम्हारा रक्त वंश बहुत पवित्र है लेलिन। आप स्वयं भी काफी मजबूत हैं, इसलिए सावधान रहें। महिला जादूगरनी तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगी, रॉबिन ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेलिन ने आश्वस्त होकर कहा। इस प्रकार का कृत्य उनकी मूल भावना के विरुद्ध है और वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उनके मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हो। आपकी इच्छाओं का इससे कोई संबंध नहीं है। उच्च रक्त वंश शुद्धता वाली कुछ महिला वॉरलॉक आप जैसे लोगों को पकड़ लेंगी और तब तक आपको जाने नहीं देंगी जब तक वे गर्भवती नहीं हो जाती। ये देखते हुए कि नर को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है और ये बताने से आमतौर पर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, वे चुपचाप सहन करना चुनते हैं। इस प्रकार हमारे लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल हो जाता है। रॉबिन के निम्नलिखित शब्दों ने लेलिन को अचंभित कर दिया। रॉबिन ने लेलिन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। चिंता मत करो, आपकी वर्तमान ताकत के आधार पर कबीले में कुछ ही महिला जादूगर हैं जो वास्तव में आपको पकड़ सकती हैं। रॉबिन, कैसा संयोग है। अचानक उनके पीछे से एक महिला की आवाज गूंजी। रॉबिन ने पीछे मुड़कर देखा कि लंबे काले बालों वाली एक महिला जादूगरनी भीड़ के बीच विभाजन पैदा करते हुए उनके पास आ रही थी। कभी कभी लेलिन को देखते हुए उसके चेहरे पर उत्साह का एक स्पष्ट संकेत था, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। ये सुंदर लड़का कौन है? हम पहले कभी नहीं मिले हैं, है ना? इस महिला वॉरलॉक की आभा रॉबिन के समान ही थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति दोनों हाइड्रो चरण तक पहुंच गई है। वह एक सुगठित सुंदरी थी, उसका रूप आकर्षक था और त्वचा गोरी थी। यह मार्क्विस लेलिन है, कबीले का नया सदस्य जो गुरु गिलबर्ट के संरक्षण में है, रॉबिन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वह असहज महसूस कर रहा था। उन्होंने लेलिन को संदेश भेजा, सावधान रहो। यह उन महिला जादूगरों में से एक है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, रक्त सर्प मिरांडा। नमस्ते मार्क्विस मिरांडा। लेलिन को उसकी स्थिति का पता था और उसने उसे सलामी दी। मार्क्विस लेलिन, तो क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? तुम मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें सब कुछ दिखा सकता हूँ और हम बाद में मेरे मनों में भी जा सकते हैं जहाँ मैं तुम्हें हमारी महिला जादूगरों का उत्साह दिखाऊंगा। मिरांडा की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उसने लेलिन का निरीक्षण किया और अपनी जीभ उसके होठों पर फिराई। इससे उसका आकर्षण इतना बढ़ गया कि कुछ ही पुरुष उसका विरोध कर सके। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं रॉबिन के नेतृत्व में रहना पसंद करूंगा। लेलिन ने इनकार कर दिया। उसे सुंदर लड़कियां पसंद थीं, लेकिन ऐसा तभी होता था जब वह हावी होता था। संभोग के लिए एक उपकरण की तरह इसका इस्तेमाल करना बहुत अपमानजनक लगेगा। मुझे इतनी जल्दी मना मत करो। 5000 योगदान अंक, एक रात के लिए 5000 योगदान अंक। सौदा। मिरांडा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कीमत की पेशकश की और आसपास के वॉरलॉक ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि 5000 योगदान अंक काफी बड़ी संख्या थी। बस काफी है। लेलिन का चेहरा गंभीर हो गया, उसका हाथ तलवार की मूठ की ओर बढ़ रहा था। तो आप ऐसा ही चाहते हैं? तो फिर मुझे अपने तरीके से तुम्हें वश में करने दो। मिरांडा को लेलिन से कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसके चेहरे पर एक धूर्त भाव उभर आया। उसने पहली नज़र में ही लेलिन को पहचान लिया था और जानती थी कि वह हाल ही में उन्नत रैंक 3 का व्यक्ति था, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति वाष्प चरण तक नहीं पहुंची थी। इस बीच उनका काम पहले से ही हाइड्रो चरण में था। रैंक 3 वॉरलॉक को वाष्प चरण, हाइड्रो चरण और क्रिस्टल चरण आध्यात्मिक बल वाले वॉरलॉक में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। लेलिन उससे 2 चरण नीचे था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके पास कुछ गुप्त हथियार भी हों। यहीं मिरांडा की आंखें सिकुड़ गईं, एक खतरनाक आभा फूट पड़ी। उसके शरीर पर फूलों के आकार के घने शल्क दिखाई दे रहे थे जो उसे और भी अधिक आकर्षक बना रहे थे। मिरांडा, रुकना, एक और स्पष्ट महिला की आवाज उठी और एक लाल सांप उड़कर आया। आप, मिरांडा ने अपने हाथ हिलाए। उसके चारों ओर अनगिनत काले कण प्रकट हुए, जो लाल सांप से टकरा रहे थे। रॉबिन को अगले विस्फोट को दबाना पड़ा, लेकिन संघर्ष के बाद भी कई वॉरलॉक को नीचे धकेल दिया गया। दूसरा, लेलिन, आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। दूसरा, लेलिन ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा।
जिसने अभी अभी लाल सांप से हमला किया था, वह भी एक महिला जादूगरनी थी। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसकी कमर तक झर रहे थे। उसका शरीर सुडौल था, जो उसके संत चेहरे से बिल्कुल विपरीत था। यह मार्क्विस फ्रेया है। मैंने कभी उसके द्वारा पुरुष जादूगरों को पकड़ने की अफवाह नहीं सुनी है, लेकिन हाल के वर्षों में उसके परिवार की वंशावली में गिरावट आई है। वे अपने परिवार में विवाह हेतु उपयुक्त पुरुष की तलाश कर रहे हैं, सावधान रहें। रॉबिन ने लेलिन को संदेश भेजा, जो फिलहाल चुप रह सकता था। फ्रेया, यदि तुम्हें कोई पुरुष चाहिए तो मेरे महल में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो मैं तुम्हें उपहार में दे सकती हूँ। यह मेरा है। जाहिर है, मिरांडा पहले से ही लेलिन को अपना शिकार मान चुकी थी। मिरांडा, तुम फुहड़ हो। मैं यहाँ रोमांस के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ उनसे अपने परिवार में शामिल होने का अनुरोध करने आया हूँ। फ्रेया ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बिल्कुल नहीं, मैंने उसे सबसे पहले देखा। तो क्या हुआ? जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, इन दोनों महिलाओं के आसपास खतरा बढ़ता गया और आसपास के सभी लोग पीछे हट गए। लेलिन उनके बीच खड़ा था, खुश और परेशान महसूस कर रहा था। उसकी अपनी राय पूछने के बजाय, ये दोनों उसके लिए ऐसे लड़ रहे थे जैसे वह कोई विजयी वस्तु हो। यहाँ सुनो, क्या तुम मेरी राय की भी परवाह करोगे? आप, मिरांडा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कमजोर लोगों को राय रखने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि आपके गुरु भी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मेरे साथ एक बुजुर्ग भी हैं जो मेरा समर्थन करते हैं। दूसरी ओर, फ्रेया ने अपनी मौन सहमति व्यक्त की। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कमजोर कौन है। लेलिन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। उल्का तलवार एक उच्च कोटि की जादुई कलाकृति थी, इससे डरावनी आभा निकलने लगी। काली रोशनी की धाराएं दोनों महिलाओं पर बरस रही थीं, जिनमें कैमोइन सर्प का भयानक विष समाहित था। इस बीच, उसका रैंक 3 रक्तरेखा मंत्र इंटिमिडेटिंग गेज आगे बढ़ा। यद्यपि दोनों महिलाओं से समान तरंगें निकलीं, लेकिन जैसे ही वे लेलिन के क्षेत्र के संपर्क में आईं, वे पीछे हट गईं। इतनी शक्तिशाली, भयभीत करने वाली नज़र। रॉबिन ने कमजोर वॉरलॉक को देखा जो जमीन पर गिर गए थे। ऐसा लगता है कि लेलिन की रक्त शुद्धता मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। काली रोशनी की चमक के साथ दो अलग अलग आवाजें गूंज उठीं। मिरांडा के हाथ में लाल चाबुक 2 टुकड़ों में टूट गया और फ्रेया कुछ कदम पीछे हट गई, जबकि उसके हाथ में लाल अंगूठी चूर्ण में बदल गई थी।